नमस्कार। इस कक्षा की बेसब्री से बाट जोई जा रही थी, बेसब्री से इंतजार था। और जब से सिलेबस आया है, नया सिलेबस आरपीएससी का रिवाइज्ड हो गया, तब से लेके और अब तक जो टॉपिक सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है, तो टॉप 10 टॉपिक्स में से जो एक नंबर पे लगातार 2 महीने से उस रैंकिंग से गिरा नहीं है, उस टॉपिक की आज हम चर्चा करेंगे। जब भी आपने आपस में चर्चा की है, मैं बात कर रहा हूं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के बारे में, जो कि 4 अप्रैल और 8 अप्रैल को है। तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो कि 8 अप्रैल को है, उसके सिलेबस की चर्चा कर रहा हूं। तो मैं कह रहा था कि जितनी उथल पुथल इस टॉपिक ने मचाई है इस पूरे ज्ञान के बाजार में, राजनीति की पूरी चर्चाओं परिचर्चाओं को बहुत गर्म रखा है इसने। और सबके दिमाग में ये था कि बस ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही एक महान टॉपिक की आज हम चर्चा करेंगे। हम करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कमेंट्री, और एक एक करके सबकी चर्चा करेंगे। शुरुआत हम करेंगे रजनी कोठारी से। रजनी कोठारी से मैं इंडिया की कमेंट्री शुरू करूं कॉन्स्टिट्यूशन की, उससे पहले मैं जो ऑनलाइन है और जिन्होंने जो मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे छोटा सा एक निवेदन कर दूं कि जब कक्षाएं आरंभ हुई थी, मैंने आपको पढ़ाना आरंभ किया था, तब यही चर्चा चली थी कि मैं आपको पहले दिन ही कहा था कि मैं आपको सिर्फ 9 यूनिट्स कराऊंगा। भारतीय संविधान की जो संस्थाएं हैं वो मैं आपको नहीं करवाऊंगा। संस्थाओं को, ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद, ये सारा, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, पहले दिन मैंने यही बोला था। आज ठीक मैं यही बोल रहा हूं कि ये मैं नहीं करवा पाऊंगा। अब संभव नहीं है, क्योंकि एग्जाम तो आ ही गए हैं, और संभव होता तो भी शायद ही करवाता। तो अब जो भी उपलब्ध है आप संतुष्ट रहें उसी में। भविष्य में कुछ और देखते हैं, लेकिन अभी यही व्यवस्था है कि मैं आपको शुरू वाले दिन से उसी मुद्दे पे कायम हूं, वादे के ऊपर, कि मैं आपको सिर्फ 9 करवाऊंगा। और आज के इस वीडियो के बाद सिर्फ 2 क्लासेज और हैं जो प्रोसेस की होगी, उसके बाद इंडियन थिंकर्स बचेंगे, तो 4 या क्लासेज में कंप्लीट हो जाएगी। अब जहां तक नोट्स का सवाल है, सिर्फ 10 या 12 पेज और बचे हैं जो आपको देने हैं। आप सबको भी 10-12 पेज लास्ट है, तो कुछ नहीं बचा, मैटर सारा आ चुका है आपके पास। ये वीडियो भी आ जाएगा, आपसे चर्चा भी हो जाएगी। तो मैं ये निवेदन कर रहा था, जो ऑनलाइन है, जो देखते हैं, ज्वाइन कर रखा है, उन दो। चलिए, अब ज़्यादा चर्चा परिचर्चा नहीं करेंगे इस मुद्दे पे। अब सीधा आरंभ करते हैं भारतीय संविधान के ऊपर कमेंट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम शुरुआत करेंगे भारतीय विद्वान रजनी कोठारी से। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो बता दिया करो यार। अच्छा, रजनी कोठारी 1928 में से पैदा हुए और 2015 तक रहे। रजनी कोठारी भारतीय राजनीति के बहुत बड़े प्रोदा थे। शुरुआत रजनी कोठारी ने
बड़ौदा यूनिवर्सिटी से की थी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन 2-1 साल नौकरी करने के बाद बड़ौदा छोड़ दिया और दिल्ली आ गए। और दिल्ली आने के बाद उन्होंने एक संस्था बनाई CSDS, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज। इसकी चर्चा करें। उससे पहले मैं ये बता दूं कि रजनी कोठारी ऐसे विद्वान थे जो कि सिर्फ एकेडमिक या अकादमिक या किताबी विद्वान नहीं थे, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र में भी सक्रिय रहा करते थे। व्यवहारवादियों के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि व्यवहारवादी ज्ञान के लिए ज्ञान इकट्ठा किया करते थे। बाद में जब उत्तर व्यवहारवाद आया तब डेविड ईस्टन ने एक नया कंसेप्ट दिया, राजनीति का व्यवसायीकरण और बुद्धिजीवियों की भूमिका। रजनी कोठारी के ऊपर ये दोनों बातें अक्षरश खरी उतरती है कि बुद्धिजीवियों की समाज में भूमिका और राजनीति का व्यवसायीकरण। इसका तात्पर्य है कि आप अब सिर्फ किताबी ज्ञान ही बांटें और इकट्ठा नहीं करें, बल्कि उस ज्ञान को, अपनी प्रतिभा को, अपनी मेधा को आप समाज में भी लागू करें। आप सामाजिक परिवर्तन में भी सहयोगी बने। और आप चूंकि राजनीति पढ़ते हैं, राजनीति पढ़ाते हैं, तो आप राजनीति को जिए, साथ साथ अपने दैनिक जीवन में भी राजनीति को ढालें और सक्रिय रहें। इसी सक्रियता का परिणाम था कि नेहरूवादी लोकतंत्र को पसंद करने वाले, नेहरूवादी समाजवाद को पसंद करने वाले रजनी कोठारी कांग्रेस से जुड़ गए। इंदिरा गांधी से जुड़े हुए थे, कांग्रेस के लिए नीति निर्माण में सहयोग किया करते थे। लेकिन जब इंदिरा गांधी का वजूद प्रभावित हुआ संजय गांधी की वजह से, तब रजनी कोठारी ने छोड़ दी कांग्रेस और दूरियां बना ली कांग्रेस से और इंदिरा गांधी से। तो देखिए, जो लोग सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रह चुके हैं वो बहुत ज़्यादा दूर रह भी नहीं पाते। उनको जीने के लिए, परिवर्तन के लिए कुछ न कुछ आधार चाहिए, और आधार उनको जल्दी ही मिल गया जब 1973 के अरब इजराइल युद्ध के बाद जब देश में महंगाई बढ़ी और अब जब देश में बेरोजगारी बढ़ी, तो गुजरात में एक आंदोलन शुरू हुआ 1974 में, गुजरात नव निर्माण आंदोलन। रजनी कोठारी उस आंदोलन से जुड़ गए। इस आंदोलन से जुड़ने के बाद रजनी कोठारी, इसी आंदोलन का व्यापक रूप फिर हमने देखा, जो बिहार से जिसकी शुरुआत हुई वो थी संपूर्ण क्रांति। तब रजनी कोठारी संपूर्ण क्रांति से जुड़ गए। तब रजनी कोठारी जयप्रकाश नारायण से जुड़ गए। तब रजनी कोठारी जनता पार्टी से जुड़ गए। जब इंदिरा ने आपातकाल लगाया तब रजनी कोठारी देश से बाहर थे, अमेरिका थे, वरना वो भी जेल ही जाते। फिर वापस आ गए रजनी कोठारी। इन बिटवीन रजनी कोठारी ने 2 पदों के ऊपर काम किया। एक तो उनको योजना आयोग का सदस्य बनाया गया रजनी कोठारी। एक जेपी ने, जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया, तो इन फ्यूचर देखते हुए जेपी ने एक संगठन बनाया था, PUCL, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज। हमारे देश में मानवाधिकारों के ऊपर काम करने वाला ये सबसे बड़ा फेमस संगठन है। इस संगठन का नाम आप तब सुनते हैं जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, और तब ये भोजन के और ये अधिकार पढ़ते हैं ना। ये विशेष करके दोपहर को भोजन मिलता है जो बच्चों को, वो किसकी मिड डे मील, वो किसकी रिट पे है? PUCL की रिट के ऊपर है, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए बना हुआ एक संघ, पीपल्स यूनियन। ये
अवेयर करता है लोगों को उनके मौलिक अधिकारों के बारे में, ये अवेयर करता है लोगों को उनकी स्वतंत्रताओं के बारे में, और ये ना संघर्ष करता है सार्वजनिक मंचों के ऊपर जब मुद्दे हो पिछड़ों के, जब मुद्दे हो औरतों के, जब मुद्दे हो पर्यावरण के। और जब मौलिक अधिकार जहां कहीं भी चोट पहुंचती है वहां पीयूसीएल जरूर किसी न किसी रूप में मिलता है। तो अध्यक्ष रह चुके हैं रजनी कोठारी पीयूसीएल के, और इसके संस्थापक हैं जेपी नारायण। उन्होंने इसके गठन का सुझाव दिया था, तब ये तैयार हुआ था। एक संस्था है जो मौलिक अधिकारों के लिए काम करती है। तो ये था रजनी कोठारी का जीवन परिचय। 80 के बाद जब कांग्रेस आई तो फिर रजनी कोठारी ने पार्टी पॉलिटिक्स से थोड़ी सी दूरियां बनानी शुरू कर दी और खुद को है ना सोशल मूवमेंट से जोड़ लिया, सामाजिक आंदोलनों से जोड़ लिया। फिर है ना वो ताजिंदगी किसी न किसी रूप में सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय रहे, सोशल मूवमेंट्स में। तो सोशल मूवमेंट्स खुद के नाम से तो कभी कभी चलाया नहीं कुछ, भाई कोई खुद उनके नेतृत्व में कुछ सोशल मूवमेंट शुरू होगा, पर जहां भी कोई ये नव सामाजिक आंदोलन हुआ करते थे उनमें, चाहे वो नारियों के हो, चाहे वो पर्यावरण को लेके हो, चाहे मेधा पाटकर वाले ये सारे आंदोलन हो, नदी घाटियों को लेके, चाहे शांतिवादी आंदोलन, इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया करते थे। एक बड़ा वजूद था इनका, इनकी बातें सुनी जाती थी जब ये सोशल मूवमेंट्स के समर्थन में बोलते थे। तो बाद में इन्होंने अपनी जिंदगी सोशल मूवमेंट के साथ जोड़ दिया खुद को। एक इन्होंने बड़े भारी प्रयास किए ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए। ग्रास रूट डेमोक्रेसी होती है तृणमूल तृणमूल लोकतंत्र। तृणमूल लोकतंत्र के तहत उन्होंने अवेयरनेस लाने के लिए और नीचे के स्तर के ऊपर दलितों तक, पिछड़ों तक, हाशियाकृत वर्गों तक और स्त्रियों तक लोकतंत्र कैसे पहुंचे, इस मुद्दे के ऊपर वो लगातार प्रयास किया करते थे ग्रास रूट डेमोक्रेसी के मजबूत करने के लिए। तो रजनी कोठारी का हम नाम पढ़ते हैं CSDS के साथ, रजनी कोठारी का नाम पढ़ते हैं हम लोकायन के साथ, रजनी कोठारी का हम नाम पढ़ते हैं जब ग्रास रूट डेमोक्रेसी की चर्चा आती है तब, रजनी कोठारी का हम नाम पढ़ते हैं जब पीयूसीएल की चर्चा आती है, रजनी कोठारी का नाम तब सुनते हैं जब योजना आयोग की चर्चा आती है, और रजनी कोठारी का नाम तब सुनते हैं जब जाति और भारतीय राजनीति की चर्चा आती है, तब रजनी कोठारी को हम जरूर पढ़ते हैं। तो एक एक करके रजनी कोठारी का जो योगदान है भारतीय राजनीति में, भारतीय संविधान के क्रियात्मक पक्ष में उनका क्या योगदान है, व्यवहारिक भारतीय राजनीति में क्या योगदान है, इस सब के बारे में हम एक एक करके चर्चा शुरू करते हैं। तो हम चर्चा कर लेते हैं पहले इनके द्वारा शुरू की गई 2 संस्थाओं की। एक है CSDS और दूसरी है लोकायन। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज। इस सेंटर की स्थापना रजनी कोठारी और कुछ लोगों ने मिलकर 1963 में की थी। आज जितने भी चुनाव सर्वेक्षण होते हैं अपने यहाँ और सेफोलॉजी का जो काम किया जाता है अपने देश में, सेफोलॉजी का चुनाव विश्लेषण का सबसे बड़ा काम CSDS करता है। सेफोलॉजी, सेफोलॉजी होता है चुनाव विश्लेषण। बहुत ही मजेदार विश्लेषण होते हैं, नए नए आंकड़े निकाल के लाते हैं, बड़ी इसकी व्याख्या बड़ी जोरदार करते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि इनके आंकड़े तो अपने समझ नहीं आते, कौन सी पार्टी आई, कितने वोट मिले, ये आंकड़े जरूरी नहीं है। इन आंकड़ों की व्याख्या करके ये नई नई शब्दावली का निर्माण करते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। तो सेफोलॉजी के ऊपर सबसे ज्यादा अच्छा काम कौन करता है? CSDS करता है। अब ये सेंटर स्थापित इसलिए किया गया था ताकि जो विकासशील देश है
उनकी सोसाइटीज में जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं उन सब की व्याख्या की जा सके। ये ना भांति भांति के जर्नल निकालती है। उन जर्नल में ये भाषा से भी संबंधित होते हैं, ये समाजशास्त्र से भी संबंधित होते हैं और ये राजनीति से भी संबंधित होते हैं। तो ना व्यापक परिप्रेक्ष्य को लेकर ये काम करती है, लेकिन संबंध कौन सा का है? डेवलपिंग सोसाइटीज में विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अध्ययन है उनको बढ़ावा देना। तो मूलतः नहीं, रिसर्च करवाती है बहुत सारे मुद्दों के ऊपर, अपने जर्नल निकालती है, शोध पत्रिकाएं निकालती है, शोध को बढ़ावा देती है ये। तो अगर कुछ नहीं समझ में आए तो हम ये मान लें ये ऐसी एजेंसी है जो शोध को बढ़ावा देती है, रिसर्च को। नई नई रिसर्च की जाती है। ये योगेंद्र यादव, सुहास पलसीकर, के सिसूरी, ये सारे इसके फेलोज हैं, यानी यहाँ के फेलो मतलब शोध करते हैं इसके साथ जुड़ के भांति भांति के। भारत में जो भी चुनावी विश्लेषण हुआ, चुनावी सर्वे हुए और मतदान व्यवहार के ऊपर जितना भी काम होता है, सबसे अच्छा काम और शुरुआत किससे हुई है? वो CSDS से हुई है। मतदान व्यवहार कैसे प्रभावित होता है? तो ये जो हम शब्दावली पढ़ते हैं ना, सोशल इंजीनियरिंग, ये बहुत सारी शब्दावली तो CSDS के विद्वानों की देन है। कैसे सोशल, एक दिन मैं बड़ी जोरदार वो पढ़ रहा था, साइंस को जोड़ के बताया गया, विज्ञान को और यूपी में बसपा के उभार को विज्ञान की एक थ्योरी से समझाया हुआ था। अब मेरे दिमाग से स्लिप हो रही है कि उसको कितने, वो लंबी चौड़ी थ्योरी थी। बसपा का उभार और विज्ञान की एक थ्योरी थी फिजिक्स की, उन दोनों को जोड़ा हुआ था आपस में। तो ये सारे शोध करते हैं, ये बड़े मजेदार शोध करते हैं। वर्तमान जो शासन सत्ता है इसमें फिट नहीं बैठते। फिर कौन सी सत्ता है? लोकायन। लोकायन की शुरुआत इन्होंने जब पार्टी की डायरेक्ट पॉलिटिक्स से जब ये दूर हो गए थे, उसके बाद लोकायन की शुरुआत हुई थी। लोकायन का तात्पर्य है टॉक टू पीपल, लोगों से बात करना। ये है इसका तात्पर्य। रजनी कोठारी ने बुद्धिजीवियों की भूमिका तलाश ली। बुद्धिजीवियों की भूमिका क्या है? बुद्धिजीवियों की भूमिका, बुद्धिजीवियों की भूमिका ये है कि वो समाज में सक्रिय भागीदारी करें। अपने देश में इस समय कोई एक आदमी बुद्धिजीवी की वास्तविक भूमिका निभाता हुआ दिखेगा तो वो दिखेगा योगेंद्र यादव, जो मूलतः एक बुद्धिजीवी है। और हर आंदोलन में आपको वो व्यक्ति आगे दिखाई देगा। तो दोनों तरफ देखिए, एक तो कहां वो लिखने पढ़ने का काम करता है और साथ में राजनीतिक रूप से भी सक्रिय है। पहले तो ये नेता मिला करते थे, ऐसे व्यक्ति बहुत हुआ करते थे। अब ये जो जमाना है ना, तब से ऐसे लोगों की वैल्यू कम हो गई। ये जमाना था पहले ये वाला, समझ गया? अब जमाना क्या आया है? ये नहीं है। अब ये एक ये जमाना है और इसको क्या करना है? अब ये वाला जमाना आ गया। पहले आगे निकलना होता था तो अपनी लाइन क्या की जाती थी? बड़ी की जाती थी। अब जब आगे निकलना होता तो अगली लाइन को क्या कर दो? छोटा कर दो। कभी भी मौका मिले तो एक व्यक्ति 3-4 साल तक जेल में रहता है और कितना कुछ पढ़ता है, राजनीति भी करता रहता है, जेल में जितनी भी कर सकता है, अपने को खुद को जिंदा रखने के लिए योग भी करता है, सुबह सुबह 4 बजे उठता है और एक पुस्तक लिखता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कभी पढ़ना है? समझ में नहीं आती, कह रहा बकवास है। उसके लिए इंटेलिजेंस ही चाहिए समझने के लिए, और तर्क चाहिए और टाइम चाहिए। ठीक है, इतनी रिसर्च के बाद पुस्तक लिखी जाती है और फिर आलोचना की जाती है कि ये कुछ भी नहीं है। तो अपन क्या है, कितनी किताबें लिख दी,
डिग्रियां नहीं मिल रही अपनी अब तक है, पीजी की डिग्री गायब हो गई। तो क्या कर दो, लाइन को क्या कर दो, छोटा कर दो। अरे छोटा मत कर भाई, भारी विद्वान है तो इस लाइन को बड़ा कर देना। ऐसा इतिहास छोड़ के जा तो अगली पीढ़ियां यार क्रांति करती रहे, सोचती रहे और उसको मार्गदर्शन दे के जाओ। नहीं नहीं इसको गाली दे दो, इससे काम चल जाएगा। ये कौन सी राजनीति, नकारात्मक राजनीति हो रही सारी। तो अपन फिर मुद्दे के ऊपर आते हैं कि योगेंद्र यादव इसी लोकायन से निकले हुए लोग हैं ये सारे, जो आज भी बुद्धिजीवी की अपनी भूमिका का पक्का क्या कर रहा है, निर्वहन कर रहा है। जेल में था ये तिलक, तब उसने गीता रहस्य लिखी थी। भाई तो गीता रहस्य पढ़ लेगा तो है बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ही है, तो समझ नहीं आती वो। बहुत ही टिपिकल लिखते हैं ये, बहुत ही मतलब हाई फाई चीजें लिखती है इन्होंने। अब है ना, अब ये परंपरा चली गई। अब पढ़ने वाले लोग है ना, क्योंकि वो है ना, वो बड़े होते हैं, इगोस्टिक होते हैं थोड़े से। जैसे रजनी कोठारी ने क्या किया, फट से किसको छोड़ दिया, कांग्रेस को छोड़ दिया। तो जो विद्वान है जिसकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी मजबूत होती है ना, ये तो विद्वान के लिए वो जरूरी होती है। अब क्या हुआ कि हड्डियां कमजोर हो गई, रीढ़ की हड्डियां, तो झुक जाते हैं बहुत जल्दी। तब है ना स्पष्ट बातें लिख नहीं पाते, इसलिए ना बुद्धिजीवी राजनीति से दूर है। पर इन्होंने शुरुआत की लोकायन से, और इन्होंने शुरुआत की बुद्धिजीवियों की भूमिका, और ताकि क्या बढ़े, तृणमूल डेमोक्रेसी बढ़े, तृणमूल लोकतंत्र, ग्रास रूट डेमोक्रेसी बढ़े। किसके लिए, ये ना दिल्ली में चौपाल लगाया करते थे और कोशिश की भी पूरे देश में इसका प्रसार किया जाए, गांव गांव में ऐसी चौपालें लगाई जाए। ये खुद बैठ जाया करते थे और लोगों की बातों का जवाब दिया करते थे। जब वो विभिन्न मुद्दों के ऊपर उनसे क्वेश्चन पूछा करते थे तो लोग अपनी समस्याएं लेके आते थे, भी फला समस्या का क्या निदान है। यूं आते थे बहुत सारे जो देश के सार्वजनिक मुद्दों पे, सार्वजनिक नीतियों के ऊपर इनसे क्या किया करते थे, चर्चा किया करते थे। ये इस दायरे को बढ़ाते बढ़ाते गांव की चौपाल तक ले जाना चाहते थे, जहां कुछ बुद्धिजीवी लोग, वो जो एकेडमिक से जुड़े हुए हैं, उन सबको वहां तक पहुंचाया जाए और लोगों को प्रेरित किया जाए सार्वजनिक मुद्दों के ऊपर सोचने के लिए, उनको उद्वेलित किया जाए सामाजिक आंदोलन करने के लिए, सोशल मूवमेंट्स करने के लिए, और सरकार की जो अकल्याणकारी नीतियां हैं उनका विरोध करने के लिए। इन्होंने तब कौन सी संस्था बनाई, लोकायन बनाई। ये थी लोकायन, जिसका उद्देश्य था तृणमूल कांग्रेस, सॉरी तृणमूल डेमोक्रेसी। तब विरोध करता है प्रकाश करात कि ये जो तृणमूल लोकतंत्र को बढ़ावा देने का इनका प्रयास था लोकायन के रूप में, ये एक गलत पूंजीवादी कारक है कि इसके पीछे हाथ किसका है, पूंजीवाद का है। ये बोलता है प्रकाश कारत। प्रकाश कारत का नाम सुना है आपने, वरदा करात और प्रकाश कारत सीपीआईएम के बहुत बड़े नेता है, दोनों दंपति है। पहले सीपीएम का महासचिव हुआ करता था, शायद 8-10 साल तक इसका महासचिव रहा। इन पार्टियों में महासचिव सबसे बड़ा पद होता है, कम्युनिस्ट पार्टियों में इनका ढांचा थोड़ा अलग होता है। तो ये प्रकाश कारक था, इसने आलोचना की कि इस लोकायन को जो फंडिंग होती है ना, वो पूंजीवादी देशों से होती है, और पूंजीवादी देशों में ये चलते हैं सामाजिक आंदोलन और ये सारे शांतिवादी आंदोलन, नारीवादी आंदोलन। तो ये ना अपने विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं पूंजीवादी देश। और मोहरा किसको बना रखा है, रजनी कोठारी को, कि रजनी कोठारी पूंजीवादी ताकतों का मोहरा है। अब इसके आरोप लगाने के पीछे कारण क्या है, कारण ये है कि ये जो कम्युनिस्ट होते हैं ना, ये सिर्फ एक ही राजनीति जानते हैं, क्लास पॉलिटिक्स। ये कहते हैं जो लिंग की राजनीति होती है, जो ये शांति वाली राजनीति है, जो दलितों की राजनीति है, ये सारी राजनीतियां समाज में क्लास की राजनीति को कमजोर करती है। शोषित वर्ग एक ही होता है, उसको आप बांटो मत, फिर ये कहते हैं भी उसको ना स्त्री पुरुष में मत बांटो, उसको दलित अगड़े पिछड़े मत बांटो, उसको दो आधार पे बांटो, अमीर और गरीब में बांटो। तब प्रकाश कारात कहता है कि ये जो लोकायन का जो उद्देश्य है ना, इस तृणमूल लोकतंत्र को बढ़ावा देना और सोशल मूवमेंट्स खड़ा करना, चाहे वो नारियों के पक्ष में हो, दलितों के पक्ष में हो, किसानों के पक्ष में हो, हाशियाकृत वर्गों के पक्ष में हो, आदिवासियों के पक्ष में हो, वो है ना कमजोर करेगा कौन सी पॉलिटिक्स को,
क्लास पॉलिटिक्स को, वर्गीय पॉलिटिक्स को कमजोर करेगा, अमीर और गरीब के झगड़े को कमजोर करेगा वो। इसलिए ना ये प्रकाश करात विरोध करता है किसका? रजनी कोठारी का। चलिए, फिर एक छोटी सी चर्चा ये चली थी कि ये अध्यक्ष रहे हैं काय के? PUCA, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज। इसके अध्यक्ष रहे। ये एक संगठन है जो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, हाशियाकृत वर्गों और नारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए, और पिछड़े वर्गों और दलितों के लिए अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए काम करता है। इसके अध्यक्ष रह चुके हैं रजनी कोठारी। अब रजनी कोठारी के इस सांगठनिक जीवन परिचय के बाद रजनी कोठारी का अध्ययन पद्धति और उसके बाद इन्होंने काय काय के ऊपर काम किया है, इसकी शुरुआत करते हैं। तो आपके लोकायन याद रह जाएगा, आपके CSDS भी याद रह जाएगा, सेफोलॉजी के क्या होती है ये भी आपके याद रह जाएगा, PUCL है। रजनी कोठारी की अध्ययन पद्धति, स्टडी मेथड क्या है? ये वही है जो ग्रेबियल आमंड का है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल। स्ट्रक्चरल फंक्शनल, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक। क्या संरचनाएं हैं, कैसे आपसी संबंध होते हैं, कैसे ये कार्य करती है, कौन सी अनौपचारिक संरचनाएं हैं जो पूरे इसको प्रभावित करती है, कैसे औपचारिक अनौपचारिक आपस में जुड़ी होती है, ये सारी चर्चाएं हैं। ये है इनकी अध्ययन पद्धति, संरचनात्मक है, प्रकार्यात्मक। और ये पद्धति इनकी शुरुआती पुस्तकों में दिखाई देती है। एक तो है पॉलिटिक्स इन इंडिया, एक है कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसमें ये पद्धति है, और कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये दो पुस्तकें हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया और कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये आई थी 1970 में और ये आई 1973। इसमें ये है, देखिए इनमें अनौपचारिक संस्थाओं का इनका ज्यादा वर्णन है। पॉलिटिक्स इन इंडिया में कांग्रेस प्रणाली का वर्णन है, मेनली कांग्रेशनल सिस्टम, कांग्रेस प्रणाली का। और कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में जाति और राजनीति के आपसी संबंधों पे चर्चा, ये तो इससे पता ही चल रहा है। इन दोनों किताबों में मेनली इन्होंने संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया। अब CP भामरी इस मुद्दे पे आलोचना करते हैं इनकी। उन्होंने कौन से मॉडल की वजह से? संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक मॉडल की वजह से CP भामरी। ये भी है अपने कमेंट्री में। भामरी जी ये कहते हैं कि ये जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल जिसका प्रयोग रजनी कोठारी ने अपनी इस बुक्स में किया, पॉलिटिक्स इन इंडिया में किया है, रजनी ये कह रहा है CP भामरी कि इस पुस्तक में जो उसने प्रयोग किया है रजनी कोठारी ने स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल का, ये यथास्थिति को बढ़ावा देता है, ये आम सहमति को बढ़ावा देता है और ये खुलेपन को बढ़ावा देता है। देखिए ये अपने एक भी चर्चा की थी कि जो सिस्टम थ्योरीज होती है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल होते हैं, ये लोकतंत्र में, खुलेपन में और क्या के समर्थक होते हैं, ये यथास्थितिवादी होते हैं। इसमें बड़ी आलोचना ये है कि ये यथास्थितिवादी होते हैं। इट मीन्स जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को ये बनाए रखना चाहते हैं। तब CP भामरी ये कहता है कि इसकी बजाय रजनी कोठारी को एक और पद्धति का प्रयोग करना चाहिए था, ऐतिहासिक भौतिकवादी
अध्ययन पद्धति, वो किसकी है? कार्ल मार्क्स की। तो ये कहता है उस पद्धति का प्रयोग करना चाहिए था। ऐतिहासिक भौतिकवादी, आप इस पद्धति को और कोई भी नाम दे सकते हैं। आर्थिक नियतिवादी पद्धति, इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन है। ये पद्धति कहती है कि हर चीज के मूल में क्या होती है? उत्पादन की प्रणाली और उत्पादन के साधनों के ऊपर कब्जा होता है। और ये क्या करती है फिर? क्या ये यथास्थितिवादी है या ये क्रांतिकारी है? ये तो क्रांतिकारी है। ये तो हर सिस्टम को रेडिकल चेंज करना चाहती है। और ये स्टेटस को है, तो ये तो दोनों एक दूसरे की उल्टी पद्धतियां हैं, अध्ययन की पद्धतियां। ये व्यवस्था को उखाड़ना चाहती है और ये व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है। तो ये मेजर चेंज है इसमें। तो सीपी भामरे बोलता है इसको इसकी बजाय ऐतिहासिक भौतिकवादी पद्धति का प्रयोग करना चाहिए था, तब ये ज्यादा रिलेवेंट होती। तब इस पिछड़े हुए समाज में यहां संरचनाओं की, प्रकारों की चर्चा करने से काम नहीं चलेगा। अगर इस भारतीय समाज की जड़ता को भंग करना है तब आपको आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे, क्योंकि भारत में परंपराएं और शोषण इतना ज्यादा जड़ जमा चुका है कि सिर्फ क्रांति से और रेडिकल तरीकों से दूर हो सकता है। साधारण परिवर्तनों से इस समाज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, साधारण नीतियों से नहीं होगा। तो नीतियां कौन सी लानी पड़ेगी? रेडिकल चेंजेस लाने पड़ेंगे, सीपी भामरी कह रहा है। इसलिए वो आलोचना करता है किसकी? रजनी कोठारी की। तो हमने पद्धतियों की इनकी की कौन सी अध्ययन पद्धति? इनकी संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, स्ट्रक्चरल फंक्शनल मेथड का प्रयोग करते हैं। अब हम इनकी 2 बुक्स तो कर चुके हैं, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स और एक कर चुके हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया। इनकी 2-3 पुस्तकें और करते हैं। इनकी 2 के तो सन जरूर याद करना। अगर आप एक पुस्तक और याद करना चाहे तो स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। एक है रीथिंकिंग डेमोक्रेसी। एक है फुट स्टेप्स इनटू द फ्यूचर। फ्यूचर में अपने फुट स्टेप्स कैसे बनाए अपन, पांव के निशान, फुट स्टेप इनटू द फ्यूचर। ये और है महत्वपूर्ण क्वेश्चन की पुस्तक है। एक पर्यावरणवाद के ऊपर लिखी हुई है, कॉलोनियलिज्म है, ऑन न्यू इंपीरियलिज्म, सॉरी ऑन न्यू इंपीरियलिज्म, नव साम्राज्यवाद। ये पर्यावरण के ऊपर लिखी हुई है, न्यू इंपीरियलिज्म, नव साम्राज्यवाद पर्यावरण के ऊपर। स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। इस पुस्तक में इन्होंने कहा कि राज्य किसकी खिलाफत करता है? भारतीय राज्य लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। यहां जो भी सामाजिक आंदोलन खड़े किए जाते हैं उन सबको ये न बुरी तरह से दबाता है। ये समानताओं का पक्षधर नहीं है। तो स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तब सीपी भामरी आलोचना करते हैं कि ये जो ये कह रहा है ना कि लोकतंत्र राज्य की क्या करता है, भारतीय राज्य लोकतंत्र की खिलाफत करता है, ये तो पाश्चात्य देशों से लिया गया कंसेप्ट है जो रजनी कोठारी गलत कह रहा है। कौन से मुद्दे के ऊपर कह रहे हैं वो?
स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ये तो क्या पाश्चात्य परिकल्पना है, क्यों फालतू का प्रयोग कर रहे हो भारत में इनका। तो स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी में सीपी भामरी ये बोलते हैं। इसकी आज और चर्चा करेंगे, स्टेट की क्या हालात है वो तो अंत में चर्चा करेंगे। ये क्या कहते हैं, छोटी सी आलोचना करते हैं, ये पर्यावरण के ऊपर है। अब हम रजनी कोठारी का एक एक करके योगदान देखते हैं कि इनके योगदान क्या है। एक बार सिर्फ किताबें दोहरा दो आप। पॉलिटिक्स इन इंडिया, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, रीथिंकिंग डेमोक्रेसी, और एक आदि कोई अर्थ है। 4 किताबें तो आप जरूर याद रखना, जिनका 2 का संबंध डेमोक्रेसी से, 2 शुरुआत है। उनमें सबसे फेमस बुक है पहली और दूसरी, ये जरूर याद रखना। अब हम जिन मुद्दों की चर्चा करेंगे रजनी कोठारी के संदर्भ में, हम एक तो चर्चा करेंगे जाति व राजनीति के ऊपर चर्चा करेंगे कि जाति और राजनीति पे रजनी कोठारी के विचार क्या हैं। फिर हम कांग्रेस प्रणाली के ऊपर विचार क्या है, विभिन्न क्षेत्रीय दलों और विचारधाराओं के बारे में रजनी कोठारी क्या बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय राज्य के बारे में रजनी कोठारी क्या बोलते हैं, और सामाजिक आंदोलनों के ऊपर, सोशल मूवमेंट्स के ऊपर क्या विचार है रजनी कोठारी के। हम शुरुआत करते हैं जाति और राजनीति। बड़ा ही एक फेमस जुमला चलता है, जुमला नहीं है, एक कोटेशन चलती है। जो भी भारत के संदर्भ में भारतीय चुनाव व्यवस्था का अध्ययन करना चाहता है ना, वो सब इस कोटेशन को जानते हैं। और ये कोटेशन आजकल जगह जगह उपयोग होने लगी है। ये आजकल धर्म के संदर्भ में भी यूज होती है, ये कि भारत में ये राजनीति नहीं है कि जिसका जातीयकरण हुआ है, बल्कि ये जातियां हैं जिनका राजनीतिकरण हो गया है। बड़ी मजेदार बात है। पहले ये शब्द लिखते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। भारत में राजनीति का जातीयकरण नहीं, बल्कि जातियों का राजनीतिकरण हुआ है। जातियों का राजनीतिकरण। अब ये बड़ा मजेदार कंसेप्ट है। ये कहना चाह रहा है कि भारत में ये राजनीति नहीं है जो अपनी रोटियां सेकने के लिए, आसानी से चुनाव जीतने के लिए, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किसका प्रयोग करती है, जातियों का। राजनीति जाति का उपयोग नहीं कर रही है, बल्कि ये जातियां हैं जो किसका उपयोग कर रही है, राजनीति का। ये बड़ा मजेदार कंसेप्ट है। जातियां आगे बढ़ बढ़ के और राजनीति का उपयोग कर रही है। ये राजनीति का उपयोग कर रही है ताकि क्या स्थापित की जा सके, अपने प्रभुत्व स्थापना हो सके, ताकि आर्थिक संसाधनों का आवंटन हो सके, ताकि पद प्राप्त हो सके, ताकि प्रशासन में भागीदारी हो सके, ताकि वजूद बड़ा हो सके, ताकि पहचान स्थापित हो सके। देखिए, तो ये जातियां अपने इन हितों की पूर्ति के लिए, जातियां अपने इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसका प्रयोग कर रही है, राजनीति का। दूसरी जातियों के और समाज के ऊपर प्रभुत्व स्थापना हो जाए। ये तभी संभव होगा जब जातियां बढ़ बढ़ के काय में भाग लेगी, राजनीति में भाग लेगी। ये तभी होगा जब आर्थिक संसाधनों का जो आवंटन होता है, संसाधन आवंटन जिसको बोलते हैं अपन, आपके पक्ष में नीतियां बनाना,
आपको इंदिरा गांधी के मकान अलॉट करना, आपके राशन कार्ड बनाना, आपको स्कॉलरशिप दिलवाना, नौकरी के समय आपकी सिफारिश करना, यही हो गया। कोशिश करके जमीन अलॉट कराना, ये सारे प्रयास जातियां आर्थिक संसाधन चाहती है। ये संसाधनों को तभी प्राप्त होते हैं जो बढ़ चढ़ के काय में भाग लेती है, राजनीति में भाग लेती है। प्रतिनिधित्व तो प्राप्त हो जाए, पद प्राप्त हो जाए, हम मुख्यमंत्री बन जाए, हमारा व्यक्ति मंत्री बन जाए, प्रशासन में भागीदारी हो जाए, हमारे कलेक्टर मंत्री संतरी सारे बन जाए हमारे, ताकि हम प्रभुत्व स्थापना कर सके, सत्ता का आनंद ले सके। शक्ति कौन नहीं चाहता? तो इस शक्ति की भूख ने जातियों को काय के लिए मजबूर कर दिया है? राजनीति के लिए। दरअसल जातियों का निर्माण राजनीति करने के लिए नहीं हुआ था। जातियों का निर्माण तो अपने अपने धंधों में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए हुआ था। तो जातियां तो एक सामाजिक वर्ग थी जिनका कार्य था अपनी विशिष्ट पहचान को कायम रखना, अपने धंधों को कायम रखना, अपने ब्लड की प्योरिटी रखना और अपनी परंपराओं को जिंदा रखना, रोटी बेटी के संबंधों को जिंदा रखना। ये थे जातियों के काम। लेकिन जातियों ने अब ये काम छोड़ दिए। जातियों का मुख्य काम हो गया बढ़ चढ़ के क्या करना? राजनीति करना, अपने नेता तैयार करना और उन नेताओं के माध्यम से अपने सारे काम निकलवाना। चलिए, तो ये राजनीति जातियों का फायदा नहीं उठा रही है, बल्कि जातियां राजनीति का फायदा उठा रही है। अब फिर दो पक्ष चलते हैं। ये तो हुआ जातियों का राजनीतिकरण। कौन सी पुस्तक में है? कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स 1973। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये जातियां है ना, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमारा समाज आगे बढ़ता जाएगा, हम लिबरल होते जाएंगे, हमारे आपसी संबंध बनते जाएंगे, तब जातीय बंधन ढीले पड़ जाएंगे। हमारा शहरीकरण हो जाएगा, औद्योगिकरण हो जाएगा, उदारीकरण हो जाएगा, लोकतंत्र आ जाएगा। इनकी वजह से जातीय बंधन ढीले पड़ेंगे और फिर एक दिन जातियां क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो रजनी कोठारी बोलता है, जो लोग ये कहते हैं ना कि जातियां क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, उन्हें जातियों की समझ नहीं है। जातियों की समझ नहीं है उन्हें, न भारतीय राजनीति की समझ है, न राजनीति की समझ है। इनका एक तो कहना है कि कोई भी जो एक बार सामाजिक संरचना खड़ी हो जाती है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो जाति हो, चाहे वो स्टेटस हो, परिस्थिति हो, वो कभी भी समाप्त नहीं होती। तो एक बार जब कोई सामाजिक संरचना खड़ी हो जाती है वो कभी भी खत्म नहीं होती। ऐसे ही कभी कौन समाप्त नहीं होगी? जातियां समाप्त नहीं होगी। अब सोचने का मुद्दा यह है कि रूप क्या लेती है। बस सोचना इतना ही है कि जातियां इन फ्यूचर रूप क्या लेती है। बस रूप परिवर्तन हो सकता है इसका, जातियां तो रहेगी। कभी ये जातियां कार्य विशेषज्ञता का काम किया करती थी, फिर कभी ये जातियां परंपराओं को के दोहन का काम किया करती थी। जो परंपराएं हैं उनको बचा के रखे, जातियों का ये काम था। भी कोई बाहर शादी नहीं कर ले, कोई दूसरे के साथ भोजन नहीं कर ले, अपनी उच्चता को बरकरार रखा करती थी। अब धीरे धीरे ये सब काम छोड़ दिए इसने। हम उच्च हैं, हमारा ही रोटी बेटी का संबंध होगा, हम दूसरों से संबंध स्थापित नहीं करेंगे, हम दूसरों के साथ भोजन नहीं करेंगे, ये तो काम छोड़ दिया इन्होंने। अब इन्होंने रूप परिवर्तित कर लिया, दूसरी जातियों के साथ गठबंधन करके, और काय की दौड़ लगा रही है? राजनीति की दौड़ लगा रही है, प्रतिनिधित्व की दौड़ लगा रही है। तो जातियां समाप्त नहीं होगी, सिर्फ देखना यह है कि रूप कैसे बदलती है पड़ा। तो रूप परिवर्तन होगा जातियों का।
ये कहते हैं फिर भारतीय राजनीति है ना, इसमें जाति दिखाई क्यों नहीं देती। तब ये कहता है कि जाति भारतीय राजनीति में वैसे ही घुसी हुई है जैसे हमारे कोशिका घुसी हुई है। ऐसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, उसने ये शब्द नहीं बोले कि हर एक अंग प्रत्यंग में क्या घुसी हुई है, जाति। तब हमें फील ही नहीं होती कि ये जातीय काम है। हर छोटी बड़ी घटना का इससे प्रभावित होती है, जाति से। कोई घटना घटा लो आप इस देश के अंदर, देश में नहीं, अपने राज्य में घटाओ, पहले कोई घटना घट जाएगी। अब एक छोटी सी घटना घटी है कि क्या पेपर आगे होगा या नहीं होगा, ये पूरी घटना जातीय समीकरणों के चारों ओर घूम रही है। आप तर्क करके देख लो, थोड़ा सा ही तो आप तर्क करोगे, सिलेबस चेंज हुआ था, टेक्निकल फॉल्ट है, वो नहीं हुई, सेट नहीं हुई, 2-1 मिनट चर्चा करने के बाद दूसरा गेंद और तर्क देंगे, कोई फेल हो गए तेरे तर्क। तो सबसे बड़ा तर्क ये है कि 4 विधानसभाओं में उपचुनाव हो रहे हैं, चारों में ईडब्ल्यूएस की एक बड़ी भूमिका है। ईडब्ल्यूएस में ब्राह्मण और उच्च जातियां आती है, कांग्रेस को उन जातियों के वोट चाहिए, इसलिए एग्जाम क्या होंगे आगे। अब मैंने कहा हर एक छोटी और बड़ी घटना में किसको जोड़ देते हैं हम, जाति को जोड़ देते हैं। तो ये तो मैंने एक छोटी सी घटना बताई है, चुनाव में वोट देना, अपने लोगों को मंत्री बनाने के लिए लॉबिंग करना, अपने आदमी को मुख्यमंत्री नहीं बना ले तो आग लगा लेना खुद के, ये तो बहुत बड़ी घटना है। यहाँ तो हर छोटी बड़ी घटना को किस रूप में देखा जाता है। अब ये पूरी सत्ता की लड़ाई है, शक्ति की लड़ाई है जो वर्तमान सरकार में चल रही है, राज्य सरकार में, जो गुट विभाजन 2 दिखाई दे रहे हैं। अब इसकी थोड़ी देर चर्चा करने के बाद आप इसको जातियों में बांट लेंगे, आप ये वो जातियां, ये वो फलानी जातियां, और ये आपस का झगड़ा, और ये जाति इसकी साइड। तो हर चीज की व्याख्या हम जो जाति के हिसाब से करते हैं, तो ये हमें इतना स्वाभाविक लगता है कि हम इसको जाति मानते ही नहीं है। ये सब इतनी ज्यादा हो जाती है स्वाभाविक। तो कोई चीज जब अपने व्यवहार में डल जाती है ना, तब अपने को पता ही नहीं चलता कि ये चीज ऐसी है क्या। भी रोज जैसे आप हलवा खाने लगते हो तो आप हलवे का स्वाद ही भूल जाते हो। तो जाति का इतना भारी उपयोग करते हैं कि हम जाति के फुटस्टेप्स हमें दिखाई नहीं देते। राजनीति के अंदर इसके पद चिन्ह हमें दिखाई, क्योंकि हर एक पद चिन्ह है ही किसका, जाति का है। तो अलग से पद चिन्ह पहचान में नहीं आते इसके। तो एक इस मुद्दे पे ऐसी चर्चाएं करता है। तो जातियों को अब ये और कहता है कि ये जो राजनीति है ना, भारतीय राजनीति को अगर आपको समझना है तो आप किसके बगैर नहीं समझ सकते, जाति के बगैर नहीं समझ सकते। आप ये कहो कि मैं ना जाति के बगैर राजनीति समझना चाहता हूं, तो ये तो संभव नहीं है। हाँ, आप ये समझ सकते हैं, आप जाति विरोध के रूप में राजनीति को समझ सकते हैं। तो राजनीति को आप समझने के लिए क्या कर सकते हैं, जाति विरोध के रूप में समझ सकते हैं, जातियों के आपसी विरोध के रूप में समझ सकते हैं। लेकिन इन सब के होते हुए भी फिर भी मूल में केंद्र में रहेगी कौन, जातियां। कि इस बार जो राजनीति होगी वो जातीयता से दूर होगी। चलो फिर चर्चा करते हैं। 2014 के बाद जो भी राजनीति शुरू हुई है उसमें एक व्यापक पहचान को स्थान दिया गया, वो है धर्म की पहचान, और जातीय पहचान को क्या कर दिया गया है, गायब। अब जितना भी काम होगा वो जाति के विरोध भी होगा। तो अब थोड़ी देर जो चर्चा चली है वो काहे के ऊपर चली है, अपनी राजनीति की चर्चा चली है। बार बार किसका शब्द आया है, जाति का। या फिर राजनीति क्या हो सकती है, जातियों का आपसी विरोध हो सकती है। वो कामा और रेड्डी हो सकते हैं, राजस्थान में वो जाट और राजपूत हो सकते हैं, हरियाणा में वो यादव और जाट हो सकते हैं, यूपी में वो और हो सकते हैं, गुजरात में पाटीदार और ये हो सकते हैं। तो ये है जातियों का आपसी विरोध। तो राजनीति राज्यों में क्या है, जातियों का आपसी विरोध है। तो कुछ भी ले लो, चाहे जाति का विरोध हो कि जाति नहीं होनी चाहिए, या फिर जातियों का आपसी विरोध हो, ये रहती सेंटर में है। जब भी राजनीति होगी तो सेंटर में कौन रहेगी, जाति रहेगी। तो इस पूरे परिदृश्य में ये जाति है,
इसकी भूमिका सकारात्मक है या इसकी भूमिका नकारात्मक है? मुद्दा तो ये है। तो रजनी कोठारी कहता है, हमें तो क्योंकि पर्सपेक्टिव किसका लेना है, रजनी कोठारी के विचार जानने हैं। रजनी कोठारी कहता है कि इसकी भूमिका क्या है, सकारात्मक है। अब हम देखें कि राजनीति में जाति की भूमिका सकारात्मक कैसे। देखिए ये जातियां क्या करती है, ये जातियां राजनीति में जब आती है तो जातीय संकीर्णताएं दूर होती है, इससे जातीय विद्वेष दूर होते हैं, इससे जातीय उदारता आती है, इससे परंपराएं टूटती है, इससे रोटी का संबंध स्थापित होता है। बेटी का तो नहीं हो पाता, रोटी का संबंध स्थापित होता है, संकीर्णताएं टूटती है, ये जातीय विद्वेष दूर होते हैं, उदारता आती है, परंपराएं टूटती है, रोटी का संबंध स्थापित होता है। जब जातियां राजनीति में भाग लेती है तब जातियां सिर्फ अपने ही दायरे में रह के कभी भी राजनीति में सफल नहीं हो सकती, तो फिर वो अपने संकीर्ण दायरे से और दूसरी जातियों के साथ विद्वेष को क्या करती है, कम करती है। तब हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ता लड़ता बीच में क्या कहता है कि मैं कितनी कौमों का नेता हूं, 36 कौमों का नेता हूं। ये जो 36 कौम के नेता होने का जो नारा है, इसका मतलब अब आप अकेली एक जाति के नेता नहीं है। क्योंकि आप राजनीति में जाति घुसा रहे हैं तब आपको अपना दायरा व्यापक करना पड़ेगा। सब जातियों को क्या लेना पड़ेगा, राजनीति करनी है तो साथ लेना पड़ेगा। जो सब जातियों को साथ ले लेते हैं और उदार हो जाते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। तो जातियां करती क्या है, जातियां बड़ी अच्छी होती है, ये ना आधुनिकीकरण करती है। छोटी सी चर्चा करें, देखिए वो मुझे और समाजों की थोड़ी सी जानकारी कम है। जातियां संकीर्णताएं लाती है, इसका भी मैं उदाहरण दे दूंगा, और जातियां संकीर्णता को दूर करती है, मैं इसका भी उदाहरण देता हूं। मैं पहले तो ये उदाहरण देता हूं कि जातियां आधुनिकीकरण लाती है और बहुत सारी गलत परंपराओं को दूर करती है जातियां, और जातीय लामबंदी। ये जो इसके ना पश्चिम के, या मान लीजिए ये जो नागौर के, सीकर के और झुंझुनू के जो जाट है, ये जाट है ना बहुत सारी परंपराओं को छोड़ रहे हैं जो गलत थी। उनमें इन्होंने सबसे पहले तो, चलो ये तो पुरानी परंपरा पहले छोड़ चुके थे, ये इन्होंने ना मृत्यु भोज बंद कर दिए। इन्होंने ये सिर धोवन जो बच्चा लाते हैं उसके बाद जो खर्च करते हैं ना, वो बंद कर दिए। इन्होंने मिलके ना और छुआछूत के ऊपर बहुत सारी चर्चा करके छुआछूत भी खत्म कर दिया अन्य जातियों के साथ। तो ये जो ना आधुनिकीकरण किया है इन्होंने, अपनी क्या छोड़ दी, औरतों को इन्होंने ना पढ़ाना शुरू कर दिया। अब इनके जब भी जातीय बैठक होती है ना, तो उनमें ना औरतों को ये मुख्य मुद्दे पे चर्चा करते हैं कि अपनी को है ना बेटी को बचाना है और बेटी को पढ़ाना है। ये जो झुंझुनू के अंदर बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने का जो पूरा कंसेप्ट कामयाब हुआ, और उस इतना कामयाब हुआ कि अब ना लड़कियां बराबर आ जाएगी अगले 10-1 साल में, लड़कों के बराबर आ जाएगी जन्म दर के अंदर भी। तो इसमें ना जातियों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हर जाति ने ये कोशिश की कि हमारे यहाँ जाति से ज्यादा क्या करे, बेटियां बढ़े और आगे बढ़े। अब देखिए ये ना सबने प्रयास किए झुंझुनू के अंदर, हर एक जाति ने, चाहे वो माली था, चाहे वो दलित था, चाहे वो जाट था, चाहे राजपूत था। अब ये जो ना लिंग का मुद्दा था, तो लिंग का मुद्दा तो ऑर्थोडॉक्स करता है जातियों को। आमतौर पे उम्मीद ये की जाती है कि जातियां औरतों को दबाती है और उनके ऊपर अपनी परंपराएं थोपती है। परंपराएं नहीं थोपती, जातियां इकट्ठी होके और औरतों को आगे भी बढ़ाती है। तो ये जातियां ना परंपराओं का क्या करती है, थोड़ा आधुनिकीकरण हुई। ऐसी बातें रुडोल्फ बोलता है, ऐसी बातें कौन बोलता है, ये। तो जातियां परंपराओं की रक्षा नहीं करती, जातियां आधुनिकीकरण भी बहुत करती है। तो ये जातियों का कैसा पक्ष है, सकारात्मक पक्ष है।
अब क्या है कि आप इन देखें, ये ना अभी भी कुछ लोग नहीं समझ रहे। अगड़ी जातियां आज भी जब मीटिंग करती है तो बाहुल्य उन्हीं लोगों का होता है जो परंपराओं से ज्यादा चिपके रहते हैं। विशेष करके राजपूत और ब्राह्मण अपने समाज में आज तक सुधार नहीं कर पाए। ये इनके लिए जरूर है भी ये ना, यहां जातियां जो काम कर रही है वो काम कर रही है संकीर्णताओं को ढोने का। आज भी इनकी जब टिपिकल चर्चाएं होती है, तो जब औरतों की चर्चा आती है तो ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करते इस मुद्दे को, ये पुनर्विवाह भी कर सकती है क्या। औरतों की बराबरी की बात नहीं करते दोनों ही समाज ही, कभी भी नहीं करते। इसी वजह से आज समाज क्या हो रही है, पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक पूरा आधा पक्ष इनका क्या चला गया है, पीछे चला गया है। तो मैं ये नहीं कहता सारी जातियां ये कर रही है, रजनी कोठारी कर रहा है। जातियां अगर चाहें तो आधुनिकीकरण भी बहुत अच्छा कर सकती है। जैसा कि ना जाटों ने अपने आप को बदलते समय के अनुसार बहुत ज्यादा ढाल लिया। जब ये आए ना गुरु नानक, तब है ना इन किसान जातियों में उन जाटों ने क्या किया, तुरंत प्रभाव से कल्टी मारी, क्या बन गए, सुधारवादी सिख बन गए। फिर जब आया ना जाम्बोजी, तो यही जाट क्या बन गए, पर्यावरण प्रेमी बनते हुए किसके साथ चले गए, उसके साथ। फिर जब दयानंद आया तो सारे जाट कहां घुस गए, आर्य समाज में घुस गए। तो ये ना ये जातियां तो घुसी है एकदम से। तो जातियां क्या करती है, आधुनिकीकरण भी करती है, सिर्फ परंपराओं को नहीं ढोती जातियां। तो जाति का पक्ष कैसा पक्ष है, तो क्या ये विभाजन पैदा करती है समाज में, क्या ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता को हानि पहुंचाती है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाती है। ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ाती है, विद्वेष पैदा नहीं करती। मैंने फिर देखा है मेरे गांव में ओबीसी जातियों का बाहुल्य है। चूंकि ओबीसी जातियों का बाहुल्य है और वो उनके पास आर्थिक संसाधन है, इन आर्थिक संसाधनों की वजह से कभी भी उनके साथ उच्च जातियों ने दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं किया, क्योंकि आर्थिक संसाधन थे। अब दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं किया तो उनको यह नहीं पता कि दोयम दर्जे का व्यवहार होता क्या है, होता क्या है। तो इसका परिणाम यह निकला कि वो अपनी समान जो जातियां थी दूसरी, चाहे वो कुम्हार थे, चाहे कुछ और जातियां थी जो और काम करती है, खेती वाला काम नहीं करती, चाहे है वो ओबीसी की, वो उनके साथ है ना वो सौतेला व्यवहार किया करते थे। विशेष करके दलितों के साथ जरूर किया करते थे। जब से राजनीति आई है, अब गांव में जिसको सरपंच बनना होता है ना, वो सबसे पहले किसके घर जाता है, दलितों घर जाता है। अब इनमें जो छुआछूत के भाव थे ना इन ओबीसी जातियों में, वो सारे भाव क्या हो गए हैं, दूर हो गए। क्योंकि अब इनको क्या चाहिए, उनके वोट चाहिए। अगर वो उनका सरपंच बनेगा तो उनके पास जाना ही पड़ेगा आपको। तो ये चाहती है कि दलितों में कोई सरपंच बने तो कुछ हम कोशिश करें कि हम हमारा बना ले, अपने साथ का दलित बना ले, तो उसके साथ को आपको कोलैबोरेशन करना पड़ता है। तो जो जातियां कभी टिपिकल रूप से एक दूसरे से अलग रहा करती थी और कोई संबंध स्थापित नहीं किया करती थी, अब वो जाति आपस में क्या हो गई है, जुड़ गई है। कैसा पक्ष आया है, सकारात्मक। आप खुद देखें कि जो टिपिकल समाज से आए हैं उस पे से मैं भी आया हूं। ये तो भुगत लिया ना, तब पता चल गया ना क्या होता है जाति। रोटी खाना बहुत बड़ी बात थी, दलितों के साथ बराबर के संबंध स्थापित करना। इस चुनावी राजनीति ने इतने भारी परिवर्तन किए हैं कि पूछिए मत आप। आपको थोड़ा सा ही अगर पता चल गया, मैं मेरे खुद के गांव की इनको विजय को इनको तो मैं बताता रहता हूं। हमारे गांव में देखिए, गांव में अड्डे तो सारे एक है, शहर भी कम नहीं है और गांव भी कम नहीं है। रूढ़िवादिता तो है, देखो अंबेडकर जी ये तो सही कह के गए थे। और गांव में उस व्यक्ति की और ही ज्यादा इज्जत है जो जातीय रूप से जितना ही ज्यादा कट्टर होता है। कट्टर मतलब जो छुआछूत को ज्यादा मानता हो, ऊंची जाति का हो या फिर थोड़ा लैंडलॉर्ड हो। नहीं भाई तू नीचे बैठेगा, तू मेरे घर पे बर्तन मांजेगा, उनका शोषण करता हो, उनको ज्यादा अच्छा माना जाता है। जो बार बार मंदिर जाता है, ये करता है, वो करता है, बड़ा शुद्ध सा रहता है। कोई मिल जाए तो तू दूर रहना मेरे से। मेरे गांव में ऐसा ही एक परिवार जो बड़ा धार्मिक और शुद्ध रहा करता था, चुनावी राजनीति का चक्कर पड़ा तो दलितों के घर जाना पड़ गया। अब क्यों, वो इस मुद्दे को समझते हैं अच्छी तरह से भी कौन हमारे साथ है, क्या व्यवहार कर रहा है। ये तो भारतीय समाज है जिसमें दलितों ने क्रांति नहीं की, वरना ऐसे शोषण पे क्या हो जाती है क्रांतियां। ये तो धर्म ने रोक रखा है, क्योंकि साथ साथ इन्होंने क्या किया, इनको मंदिरों से जोड़ दिया।
बहुत सारे इनके एक देवता पैदा कर दिए, रामदेव जी और ये सारे, डाली बाई और ये, तो ये सब किस साइड में कन्वर्ट हो गए? देवताओं की साइड में कन्वर्ट हो गए। इसलिए ये सारे अपने शोषण का मूल कारण किसको मान लेते हैं? अपने पुनर्जन्म को मान लेते हैं। तो इनको ना डाइवर्ट कर दिया थोड़ी चालने चल के, वरना अगर इतना शोषण हो जाए ना तो क्रांतियां हुए बगैर समाज में रहती नहीं है भी। आप एक तो उनका शारीरिक शोषण करो, उनके श्रम का शोषण करो और उनकी गरिमा का शोषण करो और उनका आर्थिक शोषण करो, इससे और शोषण में बचा क्या है? फिर भी वो क्रांति नहीं करते क्योंकि कोई धर्म थोप दिया गया। तो अब ना जैसे चुनाव आए ना, तो अब वो इंतजार ही कर रहे थे कब चुनाव आए, तो उनको तैयार कर दिया। लोग चुनाव बड़े मजेदार होते हैं गाँव में, देखने वाली चीज होती है चुनाव। वो गए, आ जाओ, बिठाया। पहले वो नीचा बैठा करते थे, अब उनको भी बिठाया। वो कहते नहीं, हम कुर्सी नहीं थे, मांचे पर बैठो गए, अब बराबर बैठे हुए। अब मुंह तो घुना छोटा छोटा हुआ करे कि अगर कुछ भी बोल गए तो वोट नहीं देंगे, और थोड़ा सा ही प्रचार हो गया तो पूरी लोबी एक हो जाएगी। थोड़ी देर बड़ा रहते रहे, ताऊ ने पानी पियाओ और चाह पियाओ मीठी सी का, क्योंकि ताऊ एक तो शुगर है। अब ताऊ ये भी नहीं कह सकता भी मेरे शुगर है मैं फिक्की पीऊंगा, क्योंकि वोट कट जाएंगे। अब ताऊ जो कभी उनके घर के आगे से नहीं निकलते थे, वो ताऊ क्या पी रहे हैं वहां? चाय पी रहे हैं, और वो भी मीठे वाली शुगर के बावजूद। तो ये क्या है? जातियां और चुनाव राजनीतिक बंधनों को क्या करते हैं? ढीला करते हैं। अब उनके समझ में आ गया कि ये फालतू की छुआछूत थी, फालतू की जात पात थी जो किसी भी को करनी नहीं चाहिए, हम सब समान है। अब उनके समझ में आ गई कहानी। तो जातियों का कैसा पक्ष? सकारात्मक पक्ष। अब ये कहता है कि जातियों का जो राजनीतिकरण होता है, जातियों में जो गतिशीलता आती है, इसके संबंध में ना तीन वो कंसेप्ट देते हैं, तीन एस्पेक्ट है इनके जातियों के और के संबंध में, कि जातियां ना कैसे आगे कैसे बढ़ती है, जातियों की गतिशीलता कैसे होती है। इस संबंध में उनके तीन कंसेप्ट है। जाति के तीन एस्पेक्ट को क्या बोलते हैं? रूप, एक आयाम। जाति के तीन आयाम, आयाम डायमेंशन कह लो भाई, जाति है ना किस किस रूप में काम करती है, ये है एक मजेदार कंसेप्ट। तो जाति तीन रूप में काम करती है। जाति का एक होता है लौकिकीकरण पक्ष, सेकुलर, सेकुलराइजेशन एस्पेक्ट। क्या हुआ? दूसरा होता है जाति का एकीकरण पक्ष, इंटीग्रेशन आयाम। और तीसरा है जाति का कॉन्शियसनेस, चेतना का आयाम। ये तीन नए नए आयाम है जाति के। लौकिकीकरण, सेकुलराइजेशन, तीनों को समझते हैं पहले तो है क्या। देखिए, लौकिकीकरण का लौकी से कोई संबंध नहीं है, उससे संबंध इसका दूर ही रखें आप। इस आयाम के तहत, इस रूप के तहत जातियां लिबरल होती है, और लिबरल होके और दूसरी जातियों से संबंध स्थापित करती है, और जातियां का राजनीतिकरण होना शुरू होता है। यह होता है जाति का सेकुलराइज होके और राजनीति में भाग लेना। इस रूप में वो राजनीति में भाग लेती है लौकिकीकरण पक्ष के तहत। जाति आगे बढ़ती है, शक्ति चाहती है, सत्ता चाहती है, तो क्या करना पड़ेगा? खुद का सेकुलराइजेशन करना पड़ेगा। तो ये है जो राजनीति की वजह से जातियां सेकुलराइज होती है। तो ये राजनीति और जाति का आपसी संबंध कौन बताता है? लौकिकीकरण बताता है। दूसरा है एकीकरण आयाम। जातियां मोबिलाइज होती है, एक जाति और कुछ दूसरी जातियां भी हो सकती है, एक अकेली जाति हो सकती है। ये इसलिए होती है, यहां तो गठबंधन निर्माण होता है, ये मान लीजिए आप। सेकुलर नहीं होंगे तो गठबंधन निर्माण नहीं होगा। यहां एकीकरण का तात्पर्य है एक जाति लामबंद होती है। तो क्या एक जाति लामबंद सिर्फ राजनीति के लिए होती है क्या? नहीं, वो परंपराओं को दूर करने के लिए, आधुनिकीकरण के लिए लामबंद होती है जातियां। प्रशासनिक पदों के लिए वो लामबंद होती है, किसी आंदोलन की सफलता के लिए वो लामबंद हो सकती है,
किसी परंपरा परिवर्तन के लिए वो लामबंद हो सकती है। तो जातियों का ये कौन सा आयाम है जो वो एकीकृत होके और खुद में सुधार के क्या करती है, कुछ प्रयास करती है। तो एकीकरण आयाम है। ये राजनीति भी इससे जुड़ी हुई है। यानी वो हो सकता है वो सत्ता प्राप्ति और शक्ति प्राप्ति के लिए क्या हो, मोबिलाइज हो, एकीकृत हो, इंटीग्रेटेड हो। एक होता है चेतना का आयाम। जाति ना चेतना निर्माण करती है, कॉन्शियसनेस लाती है। जाति का एक काम ये भी है, कॉन्शियसनेस किस रूप में लाती है कि वो ना दूसरी जाति से तुलना करना सिखाती है आपको कि हम क्या हैं और दूसरे क्या हैं। फिर जब आप में चेतना का आगाज होता है, जब आप में चेतना आती है, ये चेतना आपको फिर कहां लेके जाती है, हमेशा ही ऊपर की साइड में। तब आप ऊंची और ऊंची पोजीशन में जाने का प्रयास करते हैं। तो चेतना है, ये जाति में आगे बढ़ने का भाव लाती है। ये जाति में दूसरी जातियों के साथ तुलना का भाव लाती है। अब कॉन्शियसनेस जब क्लास में आती है तो क्या होता है, क्लास कॉन्शियसनेस होती है। ये क्लास कॉन्शियसनेस फिर क्रांति को बढ़ावा देती है। हम कह रहे हैं कास्ट कॉन्शियसनेस। कास्ट में जब कॉन्शियसनेस आती है तो जाति फिर आगे बढ़ती है, दूसरी जातियों से तुलना करती है। तब इसके लिए एक शब्द है कि जातियां संस्कृतिकरण करती है। अब हम चर्चा करते हैं कि संस्कृतिकरण क्या होता है जातियों का। ये शब्द दिया हुआ है एम श्रीनिवासन का। जातियों के संस्करण का तात्पर्य, संस्कृतिकरण का तात्पर्य ये है कि जातियां जो निम्न जातियां होती है, ये जातियां खुद को ऊपर बढ़ाने के लिए, उनके बराबर लाने के लिए, उच्च जातियों के बराबर लाने के लिए अपने रीति रिवाज और परंपराएं छोड़ती है और ऊंची जातियों के रीति रिवाज और परंपराएं ग्रहण करने लगती है। तब अंबेडकर जी जातीय संस्करण के ऊपर एक बात कहते हैं, पर जोड़ते हैं उसको। वो कहते हैं कि तुम न अपनी लड़कियों को पढ़ाओ, तुम खुद पढ़ना शुरू कर दो और अपने घरों में क्या रखना शुरू कर दो, सफाई रखना शुरू कर दो। ये जो तुम मर्द जानवर उठाते थे उनको उठाना बंद कर दो। ये जो चमड़े का काम करते ना, काम बदलो अपना और घरों को साफ रखो। और सरेआम है ना, ये ना मीट मत खाया करो तुम लोग। अब आप फिर कौन सा घरों को साफ रखो, घरों को लीप पोत के साफ रखो और कपड़े बिल्कुल साफ रखो, शिक्षित हो जाओ। तो ये किसके गुण है? ये तो उच्च जातियों के गुण होते हैं। साफ रहना, कपड़े अच्छे पहनना, सरेआम गाली गलौज नहीं करना, गंदे नहीं बोलना, सभ्यता से पेश आना। तो फिर क्या है, निम्न जातियां भी उनको देख के और वो सारी संस्कृति को क्या कर लेती है, अडॉप्ट कर लेती है, ऊंची वाली संस्कृति को, और वैसी हो जाती है। अगर आपको संस्कृतिकरण देखना है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ना बहुत सारे क्षेत्रों में गया नहीं हूं, तो मैं इतना कह सकता हूं कि मैंने इस संस्कृतिकरण को देखा है। मारवाड़ में देखा, मैंने देखा है सीकर में, झुंझुनू में, हनुमानगढ़ में और गंगानगर में। नागौर में नहीं देखा मैंने इसको। वहां जितने भी मेघवाल है ना, उन सब का क्या हो गया है, वो सब अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, अपने बेटों को पढ़ाते हैं, घर बहुत ही साफ रखते हैं, सारी वो पर बड़ी इज्जत से पेश आते हैं। और वो सारी परंपराएं जो कभी उच्च जातियों की हुआ करती थी, वो सारी उन्होंने अपना ली। आजकल वो उन्हीं की तरह फिर वो तिलक भी निकाल लेते हैं, कई मंदिर भी जाते हैं, वो सारे काम वो करते हैं, देवताओं की पूजा भी करते हैं, गांव की सार्वजनिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, चंदा भी देते हैं, हर काम में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, जातियों का संस्कृतिकरण बोलते हैं। तो ये है चेतना का आयाम। ये जाति ये भी काम करती है। जब जाति में चेतना आती है तो जाति क्या करती है, अपने सदस्यों को आगे बढ़ाती है, एकीकृत होती है, ताकि जातियां लामबंद होकर और प्रभुत्व की स्थापना कर पाए। लौकिकीकरण जातियों में सेकुलराइजेशन आता है, इसलिए ना गठबंधन करती है और इससे समाज में सौहार्द आता है और फूट दूर होती है। विभिन्न जातियां एक दूसरे के नजदीक आती है और जातीय कट्टरता कम होती है। ये कौन सा पक्ष है, लौकिकीकरण पक्ष है। दूसरी जातियों के साथ संबंध स्थापित करना, अपने दायरे को तोड़ना, यह है लौकिकीकरण। खुद शक्ति प्राप्ति के लिए एकीकृत होना, एकीकरण पक्ष। और ये कौन सा पक्ष है, अपने अंदर क्या लेके आना,
कॉन्शियसनेस लेके आना और दूसरी साथ जातियों के साथ तुलना करते हुए तेजी से आगे बढ़ना और उनकी परंपराओं को ग्रहण करना। तो ये कितने आयाम, कितने काम करती है जाति? 3 बढ़िया काम करती है। जाति लिबरल करती है, जाति एक करती है और जाति चेतना लाती है। 3 मजेदार काम करती है। देखो कितने अच्छे काम हो गए कि जाति हमें सेकुलराइज करती है, जाति हमें इंटीग्रेटेड करती है और जाति हमारे अंदर कॉन्शियसनेस लेके आती है। अब कोई भी जाति आगे बढ़ने के लिए क्या क्या कदम उठाती है, ये बड़े मजेदार है कि क्या क्या कदम उठाती है। तो रजनी कोठारी कहता है कि जाति रूप परिवर्तन के लिए, आगे बढ़ने के लिए 4 काम करती है। आगे बढ़ने के लिए पहला काम ये करती है, संस्कृतिकरण करती है। आगे बढ़ने के लिए संस्कृतिकरण। दूसरा काम वो लौकिकीकरण, सेकुलराइजेशन करती है। तीसरा काम वो अपना संबंध किसके साथ जोड़ती है? महापुरुषों के साथ जोड़ती है। और चौथा काम ये करती है कि वो राजनीति में बढ़ चढ़कर भागीदारी करती है। ये 4 काम करती है जाति आगे बढ़ने के लिए। जाति आगे बढ़ने के लिए संस्कृतिकरण करती है, कल्चरलाइजेशन करती है। आगे बढ़ना है तो तब जाति क्या करती है? अपनी उन परंपराओं को जिनकी वजह से उस जाति के लिए ये कहा जाता है कि ये तो पिछड़ी जाति है, दलित जाति है, निम्न जाति है, हास्याकर जाति है, वो सारी परंपराएं छोड़ देती है और उन परंपराओं को अडॉप्ट करना शुरू कर देती है जो कौन सी जातियों की है। फिर वो दूसरी जातियों के बराबर आ जाती है। जैसे कि तमिलनाडु के नडार, ये नडार पहले वहां दलित जातियां हुआ करती थी, आज वो ब्राह्मणों के क्या हो गई है, वहां इक्वल हो गई है। ये संस्कृतिकरण है। ये इजावा इसमें केरल के अंदर, ये एलडीएफ के साथ जुड़े हुए हैं। ये भी है ना, कभी वहां पिछड़ी जातियां थी, आज ऊंची जातियों के बराबर आ गई है। दूसरे यहां ले लें अपन, यहां थोड़ा सा घालमेल है उत्तर भारत में। भाई मेघवाड़ों का संस्कृतिकरण समझ में आता है, लेकिन यादवों ने, गुजरों ने, जाटों ने भी अपना क्या किया है? संस्कृतिकरण किया। हुआ क्या कि इनका संस्कृतिकरण पहले हो गया। थोड़ा सा पहला इसलिए हो गया कि इनको जमीन मिल गई थोड़ी सी 60-65 तक आते आते, इसलिए इनके संस्कृतिकरण को अपन देख नहीं पाते। वरना ये भी ना पहले पिछड़े हुए थे, इन्होंने बहुत सारी वो चीजें और परंपराएं ग्रहण कर ली जो किसकी हुआ करती थी? ब्राह्मणों की और राजपूतों की हुआ करती थी। वो सारी परंपराएं ग्रहण कर ली इन्होंने। तो इनका भी पर इनका पहले हो गया, इसलिए अपने समझ में नहीं आता। ऐसे लगता है ये तो ऐसी थी, ऐसी नहीं थी। ये हुई है 60 के बाद, जब लैंड रिफॉर्म्स आए ना, इनको जमीनों पर अधिकार दिया गया और ये कहा गया जमीनें तुम्हारी। उसके बाद इनकी स्थिति में सुधार हुआ। रूप परिवर्तन और आगे बढ़ने के लिए दूसरा काम जाति क्या करती है? खुद को सेकुलर करती है, अपनी कट्टरता को क्या करती है? दूर करती है। जो जाति अपना लौकिकीकरण कर लेती है वो जाति आगे बहुत बढ़ती है, और जो जाति जितनी कट्टर होती है ना, वो जाति उतनी क्या होती जाती है? पिछड़ती जाती है। अब हुआ क्या है? राजस्थान में जैसे जैसे राजनीति आगे बढ़ रही है, जाट एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वो कट्टर होते जाते हैं। इस कट्टरता की वजह से वो बाकी जातियां क्या हो जाएगी? उनसे दूर हो जाएगी। तो जातियां वही प्रोग्रेस करती है। मैं आपको 2 नेताओं को उदाहरण देता हूं। बेरू सिंह भी राजपूत था, और ये लोकेंद्र सिंह कालवी और देवी सिंह भाटी भी क्या है? राजपूत है। एक व्यक्ति निर्विवाद नेता हुआ करता था सब जातियों का, भैरव सिंह, क्योंकि उसने अपने आप का, मैं तो एक व्यक्ति की चर्चा कर रहा हूं, मैं ऐसी जाति की भी चर्चा कर सकता हूं, उसने अपने आप का क्या कर लिया था? लौकिकीकरण कर लिया था। तो जो जातियां जितनी ज्यादा सेकुलर हो जाती है, वो जातियां उतनी ही ज्यादा सत्ता में आगे बढ़ती है। मुलायम सिंह ने सेकुलर कर लिया यादव जाति का, सेकुलराइज कर दिया लालू प्रसाद ने यादवों का। परिणाम क्या निकला कि वहां भांति भांति के दूसरी जातियों के साथ उनके गठजोड़ हो गए और उन्होंने क्या प्राप्त कर ली? सत्ता प्राप्त कर ली।
तो ये सेकुलराइज होना ज्यादा जरूरी होता है, कट्टरता दूर करके अन्य जातियों से संबंध स्थापित करना। एक आगे बढ़ने के लिए क्या करती है ये, महापुरुषों का मंडन करती है, करती है, महापुरुषों का मंडन करती है। ये प्रतीक बनाए जाते हैं ताकि एक जाति उस प्रतीक का सहारा लेके एकीकृत हो सके, गरिमा की स्थापना कर सके, पहचान की स्थापना कर सके और खुद के अंदर गर्व का भाव भर सके। इस गर्व का भाव भरने के लिए वो किसका सहारा लेती है, महापुरुषों का। ये जो हम कहते हैं ना कि तेजा जी तो मारो है, रामदेव जी मारो है, ठीक है, जाम्बो जी मारो है, फिर हम कहते हैं अंबेडकर हमारा है, पटेल हमारा है। ये सब जो कहने का तात्पर्य ये है कि इन महापुरुषों का सहारा लेके और जातियां दूसरी जातियों के क्या आती है, बराबर आती है। जब राजपूत ये कहते हैं कि ये हमारा है, रामचंद्र ये सूर्यवंशी है, तो यादव खट से खड़े हो जाते कि हमारे पास भी एक महापुरुष है, कौन सा, श्री कृष्ण। तब फिर है ना दलित भी अपना एक चेहरा गढ़ते हैं। किसको गढ़ा, अंबेडकर जी थे ही, इन्होंने पेरियार को गढ़ा, गढ़ा क्या है ही वो। फिर है ना ये देवता भी गढ़ते हैं, तो अब कौन से देवता को गढ़ रखा है, रामदेव जी को गढ़ रखा है, डालीबाई को इनको गढ़ रखा है। तो ये ना अपने महापुरुष और अपने देवता खड़े करते हैं ताकि अपने स्वतंत्र वजूद को दूसरी जातियों को दिखा सके कि महापुरुष सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है, किसके पास है। ये भी फायदा ये चीजें फायदा देती है हमेशा ही। क्यों फिर बार बार है ना काशीराम को याद किया जाता है, क्यों बार बार अंबेडकर को याद किया जाता है, ताकि याद करके और इन जातियों के अंदर चेतना लाई जा सके, इनको भी बताया जा सके कि हमारे भी महापुरुष हैं। तो वो जाति है ना चेतन होती है, इससे उनके अंदर है ना वो उसका भाव आता है, सकारात्मक भाव पैदा होता है, आगे बढ़ने का भाव। फिर वो अपने आप को ना दमित नहीं समझती, फिर वो हाँ उनके अंदर एनलाइटमेंट हो जाता है। चलो जो भी कहते हैं, राजनीति में क्या करती है आगे बढ़ने के लिए, ये भागीदारी करती है। तो जिस जाति की राजनीति में भागीदारी बढ़ने लगती है, स्वाभाविक है कि वो जाति अपने आप ही क्या हो जाती है, आगे बढ़ जाती है। अब एसटी में भील भी है और मीणा भी है, ग्रासिया भी है और सहरिया भी है और बंजारे भी है। लेकिन कौन सी जाति है जो आगे बढ़ गई राजनीति का प्रयोग करके, मीणा बढ़ गए। तो एक ये लेते हैं राजनीति का सहारा, दूसरा मीन महाराज का सहारा, तीसरा दूसरी जातियों के साथ संबंध स्थापित कर लेना, और चौथा अपना क्या कर लेना, संस्कृतिकरण। मीणाओं ने जितना अपना संस्कृतिकरण किया है, रेडिकल वो कोई नहीं कर पाया आज तक। अरे ये तो आइए तो यहां बनते हैं, राजनीति में भागीदारी करके बनते हैं, ये भी अपना उन्होंने बोध किया, संस्कृतिकरण भी। सारे वो परंपराएं अपना ली है जो कौन सी जातियों की है, उच्च जातियों की। वही अच्छे सफाई से रहना, प्रेम से बोलना, सबसे संबंध स्थापित करना, आए गए की इज्जत करना, ठीक है, ये सारा कुछ उन्होंने स्वीकार कर लिया है। तो जाति के कितने तरीके से जाति आगे बढ़ती है, 4 तरीके से आगे बढ़ती है। अब हम ये चर्चा करते हैं कि जाति जो राजनीति में भागीदारी होती है वो आगे कैसे बढ़ती है, जाति का राजनीति में क्या करना, प्रोग्रेस करना। अब ये देखते हैं। तो ये ना ऐसी चीजें आएगी, 3-3, 4-4 इनको याद रखना। शरण, जाति के राजनीतिकरण के चरण, ये बड़े 3 मजेदार चरण है कि कैसे कैसे जातियों का राजनीतिकरण होता है। बड़ा ने ये वो है अनुभविक अध्ययन है ये। अच्छा एक और सुनो, कोठारी के अध्ययन संरचनात्मक प्रकार्यात्मक है, ये व्यवस्थात्मक अध्ययन है, ये व्यवहारवादी अध्ययन है। तो बताओ कैसे अध्ययन है ये, अनुभविक अध्ययन है, अनुभविक अध्ययन है ये। अनुभव बोलते हैं, आप खुद देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा इधर पूरे पिछले 40-50 साल का इतिहास देखेंगे तो क्या होता है। पहला चरण आता है, पहले चरण में शक्ति व सत्ता प्राप्ति, इसका छोटा नाम नहीं दे सकते, या छोटा दे देंगे लास्ट में, के लिए उच्च जातियों में प्रतिस्पर्धा,
पहले चरण में ये होता है। राजस्थान में करेंगे तो जाट और राजपूत आपस में क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा। पहले चरण में यही हुआ। देश आजाद हुआ उसके जस्ट बाद यही हुआ कि ऊंची जातियों ने आपस में सत्ता प्राप्ति के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, ज्यादा से ज्यादा एमएलए जिताने के लिए दोनों में कंपटीशन शुरू हुआ। पहले चरण में ये होता है। बाकी जातियों का यहां कोई नाम लेवा नहीं होता। राजनीति सिर्फ किसके पक्ष में रहती है, दो जातियों में, तीन बड़ी जातियों के मध्य घूमती रहती है। बिहार में वो भूमिहार, कायस्थ और राजपूतों के बीच में घूमती थी। यूपी में वो कुछ ब्राह्मणों में, कायस्थों में, इनके मध्य घूमती थी। और मध्य प्रदेश में पटेलों के, सॉरी, इसमें मराठाओं के और ब्राह्मणों के बीच में घूमती थी। गुजरात में पटेलों के और क्षत्रियों के, ब्राह्मणों के बीच में घूमती थी। अन्य जातियों का कोई वजूद नहीं था। तो पहले चरण में ये होता है। फिर आता है दूसरा चरण। इस चरण में प्रतिस्पर्धी गठबंधनों का निर्माण होता है। बिल्कुल सिंपल सा चरण है, प्रतिस्पर्धी गठबंधनों का निर्माण। इस निर्माण के तहत चूंकि कोई एक जाति जीत नहीं पाती, उच्च जातियां क्या करती है, दूसरी जातियों के साथ गठबंधन स्थापित करती है। उदाहरण से समझे, वे फिर राजपूत और जाट ये प्रयास करेंगे कि किसके साथ स्थापित संबंध कर ले, या तो यादवों को ले ले अपने साथ, गुर्जरों को ले ले, मीणा साथ ले ले, मेघवाल को साथ ले ले, चारण को साथ ले ले, इन सब को साथ लेते हैं। ब्राह्मण को, चल ब्राह्मण को तो एक बार छोड़ देते हैं, इनको साथ लेने की कोशिश करते हैं। अब ये कौन सा है, प्रतिस्पर्धी। लेकिन ये गठबंधन निर्माण कौन करती है, पहले चरण में दूसरों को कुछ नहीं पूछती, वो दो ही जातियां आपस में लड़ती है, बाकी देखते रहते हैं। दूसरे चरण में वो क्या करती है, प्रतिस्पर्धी गठबंधन बनाती है। दोनों जातियां, कोई राजपूत भी कोशिश करता है यादव गुर्जर मीणा मेरे साथ आ जाए, और जाट भी कोशिश करते हैं यादव गुर्जर मीणा मेघवाल मेरे साथ आ जाए, ये प्रयास करते हैं। तो ये प्रतिस्पर्धी किसका निर्माण करते हैं, गठबंधनों का निर्माण करती उच्च जातियां ही है, बाकी जातियां तो देखती रहती है। फिर आता है कौन सा चरण, तीसरा चरण। तीसरे चरण में व्यापकता आ जाती है फिर, और बाकी जातियों में भी क्या आ जाती है, चेतना आ जाती है। और अब होता है नेतृत्व का और प्रतिनिधित्व का विस्तार। अब सत्ता चली जाती है किसके हाथ से, उच्च जातियों के हाथ से सत्ता चली जाती है। क्योंकि जो जातियां पहले सिर्फ यूज हुआ करती थी, अब वो जातियां यूज नहीं होती। वो जातियां अपना क्या चाहती है, प्रतिनिधि चाहती है। तब ये जातियां अपने खुद का नेता खड़ी कर लेती है, खुद के नेता। फिर ये दूसरी उच्च जातियों के नेताओं को गांठती नहीं है, बराबर में अपने नेता खड़ी कर देती है। तो ये तीसरे चरण में ये काम हो रहा है। 1990 के बाद कौन सा चरण आया है, ये चरण आया। जब राजस्थान आजाद हुआ था तो ये चरण आया था। फिर 65 के बाद, 67 के बाद ये चरण आया, और 90 के बाद ये चरण है। हर एक जाति ने अपने प्रतिनिधि खड़े कर लिए। तो जाति की राजनीति करने के कितने चरण होते हैं, 3। पहले उच्च जातियां लड़ेगी, फिर उच्च जातियां दूसरे जातियों को साथ लेगी, और तीसरे चरण में जिन जातियों को साथ लिया वो जातियां खुद क्या कर लेती है, अपने प्रतिनिधि खड़े कर लेती है, उनके बराबर आ जाती है। ये इनके संबंध थे, जाति और राजनीति के आपसी संबंध। अब हम रजनी कोठारी, एक और पुस्तक है, ये तो कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स थी। अब हम करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स इन इंडिया। इस पॉलिटिक्स इंडिया में इन्होंने किसकी चर्चा की है, कांग्रेस प्रणाली की। अब सूरज ढलने वाला है, तेजी से जाएगा। कांग्रेस प्रणाली, कांग्रेस प्रणाली क्या है, छाता प्रणाली, एक इंद्रधनुषी प्रणाली, एक ऐसी प्रणाली जिसके लिए मॉरिस जोन्स एक शब्द का यूज करता है, कांग्रेस डोमिनेटेड सिस्टम। उसी कांग्रेस प्रणाली को रजनी कोठारी
कांग्रेस प्रणाली, सॉरी उसी को कांग्रेस प्रणाली बोलते हैं। 1900 और जो 47 से लेके और कब तक थी, 1966 तक थी, 67 तक कह लो। रजनी कोठारी ये कहते हैं कि कांग्रेस शुरू में एक आंदोलन था, फिर एक पार्टी बनी। नेहरू के नेतृत्व में एक पार्टी थी, पहले एक आंदोलन था। जब क्या चला करता था, तब काल किसका था, गांधी का था। तो गांधी ने इसको आंदोलन बनाया। फिर सत्ता के जब भूख पैदा हुई तो देश आजाद हुआ, तो ये पार्टी बनी ताकि सत्ता प्राप्त की जा सके, तो फिर ये पार्टी बनी। बाद में जब इंदिरा आई तो क्या बन गई, एक गुट बन गई। तो ये है कांग्रेस प्रणाली। 1967 के बाद इस प्रणाली का क्या होने लगा, खात्मा होने लगा। और 90 के बाद कौन सी प्रणाली आ गई, कांग्रेस, पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी आ गई। तो ये है कांग्रेस प्रणाली। फिर हम चर्चा करते हैं सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट्स के ऊपर रजनी कोठारी क्या कहते हैं, सामाजिक आंदोलन के ऊपर। पहले तो हम देखेंगे सोशल मूवमेंट्स हैं कौन से। इनका एक शब्द बहुत ही फेमस है सोशल मूवमेंट्स के बारे में कि ये गैर राजनीतिक, सॉरी गैर दलीय राजनीतिक संरचना। इस शब्द को याद रखना, गैर दलीय राजनीतिक संरचना। इसकी कुछ विशिष्ट शब्दावली है। देखिए, जब हम कांग्रेस प्रणाली की चर्चा करते हैं ना, तब दो शब्दावलियां बड़ी मजेदार है रजनी कोठारी की। एक तो है पार्टी ऑफ कंसेंस, कंसेंस बोलते हैं सहमति, सहमति वाली पार्टी, सहमति की पार्टी। और दूसरा है पार्टीज ऑफ प्रेशर। ये बड़े मजेदार शब्दावली, ये पार्टीज ऑफ प्रेशर। इन दोनों शब्दों में आप कांग्रेशनल सिस्टम को ढूंढ सकते हैं। क्या है कांग्रेशनल सिस्टम? ये है पार्टी ऑफ कंसेंस। हरेक मुद्दा, हरेक मत, हरेक विचारधारा, हरेक वर्ग, हर जाति यहां आके आपस में क्या कर लेती है, सहमतियां कर लेती है, छाते के नीचे आ जाती है, धर्मशाला में आ जाती है, इंद्रधनुष बना लेती है। पार्टीज ऑफ प्रेशर, एक ही दल में खींचतान चलती रहती है। विभिन्न गुट हैं, वो आपस में एक दूसरे को संतुलित करते रहते हैं। इसी में पूंजीपतियों का गुट है, उसी में मजदूरों का गुट है, उसी में किसानों का गुट है, उसी में सामंतों का गुट है। अब यही सामंत थे राजस्थान के जो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा करते थे, और यही किसानों के समूह थे जो किससे चुनाव लड़ा करते थे, कांग्रेस से, और दोनों आपस में संतुलित हो जाया करते थे। तो ये पार्टी जो प्रेशर है, बाहर से कुछ नहीं होता, बल्कि विरोध कहां चलता है, पार्टी के अंदर ही चलता है। और तो हिम्मत ही नहीं है कि इसका विरोध कर सके। तो ये दो चीज आती है कांग्रेस सिस्टम में, कांग्रेशनल सिस्टम, पार्टी ऑफ कंसेंस और पार्टीज ऑफ प्रेशर। पार्टी ऑफ प्रेशर, पार्टीज ऑफ प्रेशर, इट मीन्स एक दल के अंदर विभिन्न गुट आपस में क्या बनाते रहते हैं, दबाव बनाते रहते हैं। बाहर से कोई दबाव नहीं डालता, बल्कि गुट क्या झगड़ते हैं, अंदर ही झगड़ते हैं। उसके अंदर बाहरी विरोधी दल नहीं होते, अंदर ही विरोधी दल पाए जाते हैं, इसके विरोधी पक्ष पाए जाते हैं, विरोधी गुट पाए जाते हैं। यह है पार्टीज ऑफ प्रेशर। ये सामाजिक आंदोलन गैर दलीय राजनीतिक संरचना है। तब रजनी कोठारी की कुछ कोटेशंस है। एक कोटेशन में तो रजनी कोठारी जी का ये कहना है कि वर्तमान में जो दलीय व्यवस्थाएं हैं, ये ना मांगों की पूर्ति नहीं कर पा रही है लोगों की। ये भ्रष्टाचार है ना, इस वजह से और राजनीतिक दलों की एक क्षमता की वजह से लोग परेशान हो गए हैं। तब लोगों को सिर्फ आशा की किरण कहां नजर आ रही है, सामाजिक आंदोलनों में। ये वही आंदोलन है जिनको वो गैर दलीय राजनीतिक संरचना बोलते हैं। ये वही है जो कौन से आंदोलन होंगे, तृणमूल आंदोलन होंगे, जो नीचे के हर एक व्यक्ति अब अपनी मांगों की पूर्ति के लिए राजनीतिक दलों की तरफ नहीं देखता। राजनीतिक दल तो भ्रष्ट हो चुके हैं, सत्ता में आकुंठ डूब चुके हैं। अब तो वो किसकी तरफ देखता है, ये सोशल मूवमेंट्स। कौन से सोशल? नारीवादी आंदोलन, शांतिवादी आंदोलन, पर्यावरणीय आंदोलन,
ये आंदोलन है दलितों के आंदोलन। तो ये है तृणमूल आंदोलन और ये है गैर दलीय राजनीतिक संरचना। तो ये बड़े जरूरी है सामाजिक आंदोलन। तो जितनी व्यापकता देखिए उस टाइम ये चर्चा चल रही थी, हेबरमास की, इन सब ने जिस चर्चा को आगे बढ़ाया उसी चर्चा को आगे कौन बढ़ा रहे हैं? रजनी कोठारी। और ये किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए इन संरचनाओं को बड़ा जरूरी मानते हैं। अब हम एक जिस और मुद्दे पर चर्चा करें वो दल व विचारधारा, पार्टीज एंड आइडियोलॉजी। तो ये कहते हैं यहां ना दलों का चरित्र दोहरा होता है। एक तो इनका ये कोट बड़ा फेमस है कि दलों का चरित्र दोहरा चरित्र होता है। ये होते कुछ हैं और करते कुछ है। अब दोहरे चरित्र की जब चर्चा करें तो मैं आपसे दो चीजों पे चर्चा करूंगा। बीजेपी क्या हो गई है? लोकतांत्रिक मजबूरियों की वजह से सेक्युलर हो गई है। और वामपंथी दल क्या हो गए हैं? लिबरल हो गए, लिबरलाइजेशन अपना लिया उन्होंने। तो फिर ये चर्चा करते हैं कि बीजेपी है वो सेक्युलर हो गई है और जो वामपंथी है, लेफ्टिस्ट है, वो लिबरलाइज हो गए। विचारधारा की बजाय सत्ता की भूखी हो गई है पार्टियां। बीजेपी और वामपंथी जो कभी दो विपरीत ध्रुवों के ऊपर चला करते थे, अब वो दो विपरीत ध्रुव नहीं है, बल्कि चुनाव जीतने के लिए ये लेफ्ट टू सेंटर हो गए हैं और राइट टू सेंटर हो गए। फिर चर्चा करते हैं, बीजेपी मध्यम मार्गी हो गई है। ये भी कल्याणकारी राज्य को पसंद करती है, ये भी पूर्णतया पूंजीवाद को पसंद नहीं करती, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट लेने ना, तब आपको कुछ उज्ज्वला योजना के अंदर सिलेंडर बांटने ही होंगे, 2 रुपए गेहूं देना ही पड़ेगा, आपको मनरेगा चलानी ही पड़ेगी। तो ये पार्टी जो कि पूर्णतया घोर दक्षिणपंथी पूंजीवादी पार्टी है, लोकतांत्रिक मजबूरियों की वजह से इसने अपनी वो कट्टर विचारधारा छोड़ के और किस तरफ हो गई है? राइट टू सेंटर। ये हो गई है राइट टू सेंटर। और हम पिछड़ नहीं जाएं, हम भी सत्ता प्राप्त कर लें, इसलिए वामपंथी दल कहां हो गए हैं? लेफ्ट टू सेंटर हो गए। अब इनकी चर्चा कर लेने का तात्पर्य क्या है, दोनों क्या चाह रहे हैं? ये लेफ्ट टू सेंटर हो गए। इसका मतलब दोनों किस मार्ग की ओर लौट रहे हैं? मध्य मार्ग की ओर लौट रहे हैं। चलिए, ये हमने दल और उनकी क्या की? विचारधाराएं की। अब हम करते हैं भारतीय राज व्यवस्था, जो कि अंतिम टॉपिक है। कैसी है भारतीय राज व्यवस्था? हमने जाति की चर्चा की, कांग्रेस प्रणाली की, सामाजिक आंदोलन के ऊपर छोटे छोटे कोटेशन है, वो देख लेंगे आप। दल और विचारधारा की, दलों का चरित्र दोहरा होता है। बीजेपी सेकुलराइज हो गई और वामपंथी लिबरलाइज हो गए। पार्टी ऑफ कंसेंस, और हमने चर्चा की पार्टी ऑफ पार्टीज ऑफ प्रेशर। अब हम लास्ट चर्चा करेंगे, वो है भारतीय राज्य या भारतीय राज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो रजनी कोठारी कहते हैं भारतीय राज व्यवस्था नेहरूवादी सी होनी चाहिए। न तो ये एक्सट्रीम लेवल पे साम्यवादी होनी चाहिए और न ही एक्सट्रीम लेवल के ऊपर पूंजीवादी होनी चाहिए, बल्कि फिर कौन सी होनी चाहिए? भारत का खुद का एक सौ मॉडल हो। नेहरू कैसा मॉडल था? नेहरू का लोकतांत्रिक मॉडल कैसा मॉडल था? मिक्स मॉडल था। ठीक है, ऐसा मॉडल होना चाहिए जो न तो साम्यवादी हो और न ही पूंजीवादी हो। तब ये एक मॉडल की बहुत भारी आलोचना करते हैं कि ये मॉडल ना, ये अपने देश के लिए खतरनाक है। वो है आपका नौकरशाही प्रबंधकीय मॉडल। नौकरशाही मॉडल और प्रबंधकीय मॉडल, देखिए किसी भी साम्यवादी देश में धीरे धीरे क्या हावी हो जाती है? नौकरशाही हावी, और एक न्यू क्लास तैयार हो जाती है नौकरशाहों। और लोकतांत्रिक देशों में एमएनसीज और बड़े लोग और उद्योगपति हावी हो जाते हैं। तो कौन सा मॉडल? प्रबंधकीय मॉडल, नौकरशाही प्रबंधकीय मॉडल।
नौकरशाही साम्यवादी देशों में प्रबंधक, मैनेजर, विकसित देशों के अंदर दोनों ही एक मॉडल बन गया। फिर जो एक यहाँ हो एक यहाँ हो, ये दोनों ही मॉडल भारत में चलने वाले नहीं। तो फिर भारत में कौन से मॉडल चलेंगे? तब वो रजनी कोठारी के लिए ये बोलता है प्रताप भानु मेहता कि गांधीवादी सामाजिक संरचना वाले मॉडल चलेंगे। प्रताप भानु मेहता। गांधीवादी मॉडल चलेगा, गांधीवादी समाज संरचना वाला। चलिए जी, तो ऐसी होगी भारत की राज व्यवस्था। अब ये एक बड़ी जोरदार बात कहते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड के देश है ना, ये बड़े अजीब देश है। थर्ड वर्ल्ड के देश ये क्या करते हैं? ये विश्व के नक्शे के ऊपर अपना स्थान प्राप्त करने के लिए, अपना एक बड़ा वजूद बनाने के लिए, शक्ति राजनीति करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए हथियारों पे पैसा खर्च करते हैं। हथियारों पर, ताकि बड़ा नाम हो हमारा वैश्विक राजनीति में। तब रजनी कोठारी कहता है कि यहां करोड़ों लोग भूखे मरे, उनकी तरफ नहीं देख रहे। जो पैसा सामाजिक कल्याण पे खर्च करना चाहिए था, उस पैसे को कहां खर्च कर रहे हैं? हथियारों के ऊपर। तो थर्ड वर्ल्ड के देश अगर ढंग से बैठ जाए, आपस में बात कर लें और ये शक्ति की होड़ खत्म कर दें, तो वही पैसा जो हथियारों पे खर्च किया जा रहा है, वो किस पे खर्च किया जाएगा? नागरिक के कल्याण पे। ये इतने मूर्ख देश हैं कि ये पहचान ही नहीं पाते कि जरूरी क्या है। भारत और पाकिस्तान में हम भी तो मूर्ख हैं। हमें भी ना, जब वो एक रफाल आया बाहर से, यार शर्म आनी चाहिए, तिलक निकाल रहे हैं यार उसका। यार बनाया है क्या आपने? है पैसा दे के खरीदा है, तो आपकी ऐसी कौन सी विशेष क्वालिटी है कि जिसके तहत आप रफाल के तिलक लगा रहे हो और माहौल बना रहे हो? यार पैसा दे के कोई ले आओ ना उसको। यार ये भाई, आप व्यापारी के पास गए और काख बजाते आए कि मैंने ना 1200 की स्वेटर ले ली, तो 1200 की थी, आपने ले ली, तो कौन सी बड़ी बात कर दी? ये तो काम है, व्यापारियों का काम बेचना है, ग्राहकों का काम है खरीदना है, तो इसमें तिलक लगाने की क्या जरूरत थी उसको? ठीक है, हथियार आते हैं, साइड में लगा के खड़ा कर दो, जरूरत होगी चला लेंगे। माहौल बढ़ा रहे हैं और कोई उसके तो आगे वो दे रहा है नारियल हद है यार, मूर्खताओं की है। और तौड़ी बजा रहे और उस दिन बहुत सारे जो महान उसके पुरुष के शिष्य है, वो प्रफुल्लित है, मुंह लाल हो रखा है, भाई रफाल आ गया है। अरे यार तू ते नौकरी की देखनी, गोली मार रफाल को यार, तो बाय है कि तेरे कने रफाल है तो सिर में नहीं चाहिए रफाल को। अपने क्या काम आएगा? अपने आएगी वो योजनाएं जो अपना कल्याण करती है, जो हमें रोजगार देती है, हमारी गरीबी दूर करती है, वो अपने लिए खुशी देती है। रफाल तो ठीक है, लड़ाई में काम आएगा, ले आए, ठीक है, साइड में कर देंगे, लेकिन इसकी पूजा करने की जरूरत नहीं है, माहौल बनाने की जरूरत है। तो ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, रजनी कोठारी जी कह रहे हैं सारी बातें, वो मेरे मुंह से बोलते हैं ना कई बार है? अच्छा, अब देखो एक और मजेदार काम कह रहे हैं कि ये जो भी इस देश के इलीट्स वर्ग है, जो सत्ताधीश है और जो नौकरशाह, कौन कौन से? ये जो इलीट्स है, जो सत्ताधीश है, ये क्या रहे हैं कि ये जनता की जो गतिशीलता है, जनता के जो सामाजिक आंदोलन है, जनता की जो डिमांड्स है, लोगों की मांग, लोगों के आंदोलन, लोगों की सक्रियता, लोगों की भागीदारी, लोगों की लामबंदी, ये सारे के सारी दिक्कत पैदा कर रही है किसके संचालन में? सरकार के संचालन में दिक्कत पैदा करती है। बढ़ती हुई दलितों की, किसान जातियों की गतिशीलता, इनकी बढ़ती हुई लामबंदी, इनकी बढ़ती हुई मांगे, प्रतिनिधित्व को लेके, आर्थिक संसाधनों को लेके, अच्छे जीवन स्तर को लेके, शिक्षा और रोजगार को लेते हुए जो भांति भांति की मांगे खड़ी हो रही है ना, ये दिक्कत पैदा कर रही है किसके? शासन संचालन ढंग से नहीं हो रहा। तो रजनी कोठारी कह रहा है इसकी तो आपको चिंता है कि आपकी जनता आपसे मांग कर रही है
उससे तो दिक्कत हो रही है। उससे आप कह रहे हो राज्य कमजोर हो रहा है, राज्य की शक्ति कम हो रही है, उससे राज्य की शासन व्यवस्था बिगड़ रही है, राज्य की संप्रभुता पे चोट पहुंच रही है, लोग बड़े हो रहे हो, संप्रभुता छोटी हो रही है, राष्ट्रवाद कमजोर हो रहा है इससे। दूसरी तरफ ये WTO, ये MNCs और ये LPG की नीतियां, ये जो राष्ट्र इसका क्षरण कर रही है, किस चीज का? संप्रभुता का। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो देश की जनता जो मांग रही है वो तो आपको बुरी लग रही है कि ये ना, इससे राज्य कमजोर हो रहा है, और WTO की वजह से और LPG की वजह से जो राज्य कमजोर हुआ उसकी कोई चर्चा ही नहीं करता, जबकि चर्चा तो उस पर होनी चाहिए थी जिसकी वजह से राज्य कमजोर हुआ है। तो ये कुछ बड़ी फेमस कोटेशन है इसकी। एक तो WTO को इनको लेके, दूसरा थर्ड वर्ल्ड के देशों में हथियार खर्चे की जिनकी एक टेंडेंसी है उसके ऊपर लेके, और नौकरशाही प्रबंध किए मॉडल का ये क्या करते हैं? विरोध करते हैं। नेहरूवादी मॉडल के, गांधीवादी मॉडल, इन मॉडलों को ये पसंद करते हैं। तो हमने चर्चा की, कौन सी कमेंट्री की हमने? रजनी कोठारी। तो कल हम मिलेंगे तो सारी कमेंट्रीज कंप्लीट हो जाएगी। तो एक नए जोश के साथ फिर मिलेंगे। आप बिल्कुल भी अपने तैयारी को विराम मत दें। आप, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट आपसे, सिर्फ 48 घंटे बचे, 10 घंटे कम हो गए, 4 घंटे तो मैंने ही कम कर दिया आपसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो ऑनलाइन है उनका भी पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।